मृत लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। आरववर्धन ने सबसे पहले यही देखा। बर्फ की पतली परत के नीचे उनकी होंठों की रेखाएं ऊपर उठी हुई थी, जैसे मरने से ठीक पहले किसी ने उनके कान में दुनिया का सबसे प्यारा राज फुसफुसाया हो। पुराने ताप केंद्र के भीतर 9 शरीर गोल घेरा बनाकर पड़े थे। सबके ऊनी कोट बंद थे, हाथ सीने पर टिके थे और आंखें खुली थीं। बुझी भट्टी उनके बीच ऐसे खड़ी थी जैसे किसी पूजा का काला देव बाहर हिमशिला शहर की निचली दीवारों से टकराती हवा चीख रही थी। बैंगनी आसमान के नीचे बर्फ सीधी नहीं तिरछी उड़ रही थी। 12 किलोमीटर मोटी जमी हुई चट्टान के भीतर बसा शहर उस रात एक विशाल लोहे के डिब्बे जैसा लग रहा था, जिसमें कोई अदृश्य जानवर करवटें बदल रहा हो। आरिफ दरवाजे पर जमा रहा। उसकी पसलियों से बौंधा पार्सल काली बर्फ में लिपटा था और चांदी के तार से सील था। वह पार्सल छोटा था, किसी पुरानी प्रार्थना पुस्तक जितना, मगर उसकी गर्मी आरव की त्वचा के पार धड़क रही थी। उसे चले जाना चाहिए था। निचले शहर के कुरियरों के लिए पहला नियम था कि जहां लाशें मिले वहां सवाल मत पूछो। दूसरा नियम था कि जो चीज तुम्हें नहीं समझ आती उसे किसी ऐसे आदमी तक पहुंचा दो जो समझने का दावा करता हो। तीसरा नियम किसी ने कभी साफ शब्दों में नहीं बताया, क्योंकि उसे बताने वाला शायद जिंदा नहीं बचता था। फिर भी आरव ने सबसे पास पड़े आदमी के जूते को उंगली से छू लिया। धड़ाम! पुराना ताप केंद्र गायब हो गया। उसके स्थान पर सफेद रोशनी से भरा कमरा उभर आया। लाल चेतावनी बत्ती घूम रही थी। शीशे के पीछे बच्चे लोहे की मेजों पर बंधे थे। कोई औरत चिल्ला रही थी, कोई बच्चा अपनी मां को पुकार रहा था। धातु के दरवाजे बंद हो रहे थे। विषय संख्या 7 स्थिर है। स्थिर नहीं, डर से जकड़ा हुआ है। अगर कोर ने इसे स्वीकार कर लिया तो शहर बच सकता है। ये बच्चे हैं, नीलिमा, उपकरण नहीं। फिर एक लड़की की आवाज आरव की बिल्कुल कान के पास आई, जैसे वो उसकी याद के अंदर खड़ी हो। अगर वे जाग गए तो सब कुछ याद कर लेंगे। आरव ने हाथ झटक दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा तैर गया और वह बर्फ पर गिर पड़ा। जब होश लौटा तब मृत आदमी के जूते के पास एक काला पंख पड़ा था। वह ताजा खून से गीला था, जबकि लाश का खून जम चुका था। गलियारे के अंत में एक लड़की खड़ी थी। लंबे धूसर कोट, गीले बाल और चेहरे पर चीनी मिट्टी का मुखौटा। मुखौटे पर नीले रंग का सांप बना था, जिसकी आंख में एक छोटा लाल बिंदु चमक रहा था। तुम देर से आए, लड़की ने कहा। आरव ने कमर से चाकू खींच लिया। तुम कौन हो? वही जिसे तुमने बहुत पहले भूलने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, यही तो मेरी मेहनत थी। पीछे पड़ी 9 लाशें एक साथ हंसने लगी। उस हंसी में गला नहीं था, सांस नहीं थी, फिर भी वह पूरे ताप केंद्र में फैल गई। आरव ने चाकू आगे कर दिया, मगर लड़की पीछे हटने के बजाय मुखौटे को हल्का सा झुकाकर बोली, पार्सल खोलोगे नहीं तो शहर तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अगले ही पल वह बर्फीले धुएं में घुल गई। आरव ने भागना चुना। हिमशिला में ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया के बीच सिर्फ दूरी नहीं थी, कानून भी था। ऊपरी जिलों में नकली सूरज उगता था। पीतल की नलियों से गर्म हवा निकलती थी। चौड़े कांच के गलियारों में बच्चे बिना ऊनी टोपी के दौड़ते थे और हर दीवार पर आचार्य रुद्रसेन का चेहरा मुस्कुराता था। निचली परतों में तापमान 0 से नीचे रहता था। यहां लोग हीटर चुराते थे, पाइपों में कपड़े ठूंसकर हवा रोकते थे और गर्म पानी को चाय से ज्यादा कीमती मानते थे। आरव का कमरा टूटे हुए मोनोरेल पुल के नीचे था। वहां उसके साथ तारा मेनन रहती थी। हालांकि तारा कहती थी कि वो उसे रहने नहीं देती, बस किराया वसूलने के लिए उसकी निगरानी करती है। 16 साल की तारा की एक टांग बचपन के हादसे में कमजोर हो गई थी, मगर उसके हाथ बिजली की तरह तेज थे। वह कबाड़ से मशीन बना देती थी, मशीन से हथियार और हथियार से ऐसी चीज जो देखने में चाय का डिब्बा लगती थी पर सही समय पर पूरा गेट उड़ा सकती थी। आरव अंदर आया तो तारा ने बिना सिर उठाए कहा, तुम्हारी बांह पर खून है, मेरा नहीं। यह जवाब चीजों को बेहतर नहीं बनाता। तारा ने एक आंख पर टूटा हुआ आवर्धक शीशा लगाया था। मेज पर उसने एक पुराना तंत्रिका रिसीवर खोल रखा था। उसकी काली चोटी में तांबे का तार बांधा था। आरव ने पार्सल मेज पर रखा। तारा के हाथ रुक गए। यह कहां से मिला? माल टनल में। टॉर्च किसने दिया? एक आदमी ने।
चेहरा नहीं था। तारा ने धीरे से उसकी ओर देखा। आरव ढका हुआ था। किससे? आरव ने जूते उतारते हुए कहा। त्वचा से। कुछ पल तक सिर्फ हीटर का कांपता पंखा घूमता रहा। आज तुम मजाक कर रहे हो? नहीं। यही बात तारा को सबसे ज्यादा डरा गई। तारा आरव को 6 साल से जानती थी। वह जानती थी कि रात में वह किस नाम को बुदबुदाता है, जागने के बाद किस दीवार को घूरता है और किसी चीज को छूने पर उसकी आंखों के पीछे कैसी नीली रोशनी चमकती है। आरव के पास अनुभव नाम की एक अजीब क्षमता थी। किसी वस्तु या जगह को छूते ही उसे उससे जुड़ी पुरानी भावनाएं और दृश्य दिखाई देते थे। कभी वह सिर्फ एक सेकंड का डर महसूस करता, कभी किसी अनजान आदमी की पूरी जिंदगी उसकी नसों में दौड़ जाती। आरव इस शक्ति को बीमारी समझता था। तारा इसे औजार कहती थी। दोनों में से कोई भी इसे वरदान नहीं कहता था। तारा ने इंसुलेटेड कटर से चांदी का तार काटा। काली बर्फ फूल की पंखुड़ियों की तरह खुल गई। अंदर से जला हुआ शीशा जैसा एक डेटा टुकड़ा निकला। उसकी सतह पर आंख के चारों ओर कुंडली मारे नीले सांप का निशान था। तारा की आवाज धीमी हो गई। नीलनाग। आरव ने वह नाम पहले भी सुना था। नीलनाग निचले शहर का सबसे बड़ा स्मृति ब्रोकर था या थी। कोई उसका असली चेहरा नहीं जानता था। वह गवाह की हत्या किए बिना उसकी गवाही बेच देता था, दुखी लोगों को शोक भूलने की दवा देता था और गिरोहों को दुश्मनों के चेहरे मिटाने की तकनीक। उसके ग्राहक हल्के होकर लौटते थे, मगर उनके भीतर से कुछ ऐसा गायब रहता था जिसे वे नाम नहीं दे पाते थे। यह मेरे पास क्यों भेजा गया? आरव ने पूछा। क्योंकि किसी ने तय किया है कि तुम इसके साथ मरने के बजाय इसे खोलोगे। तारा ने डेटा टुकड़े को रिसीवर से जोड़ा। ट्रर कमरे की दीवारों पर नीली लहरें दौड़ गईं, फिर आवाजें भरने लगीं। बच्चा स्थिर है। विषय 7 प्रतिक्रिया दे रहा है। डोर का द्वार खुल रहा है। आरव के घुटने कमजोर पड़ गए। उसे सफेद कमरे में एक छोटा हाथ दिखाई दिया जिसकी नसों में तार घुसे थे। सामने एक लड़की बैठी थी। उसके माथे पर कट था और आंखों में ऐसी जिद थी जैसे वह रोने के बाद भी किसी को जीतने नहीं देगी। तुम्हें मेरा नाम पता है? लड़की ने पूछा। आरव बोलना चाहता था पर उसके गले से किसी और की आवाज निकली। मीरा। सफेद रोशनी फट गई। तारा ने रिसीवर बंद किया। यह रिकॉर्डिंग नहीं थी तो क्या थी? तुम्हारी याद। आरव ने डेटा टुकड़ा उठाया। उसकी सतह गर्म थी। मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें बहुत कुछ याद है। बस तुम्हारे दिमाग ने उन यादों के चारों ओर दीवार खड़ी कर रखी है। दीवार किसने बनाई? तारा ने जवाब नहीं दिया। उसी समय ऊपर कहीं सायरन बजा। फिर पूरे निचले जिले में लगे स्पीकर एक साथ जिंदा हो गए। नागरिक सूचना। धातु जैसी आवाज गूंजी। सिविक ऑर्डर द्वारा सभी निवासियों की स्मृति जांच की जाएगी। असामान्य तंत्रिका गतिविधि छिपाना राजद्रोह माना जाएगा। कृपया अपने घरों से बाहर न निकलें। तारा ने खिड़की की दरार से झांका। नीचे काली वर्दी वाले सैनिक उतर रहे थे। उनके चेहरे प्रतिबिंबित मुखौटों से ढके थे और हाथों में तंत्रिका बैठन थे। वे तुम्हारे लिए आए हैं, तारा ने कहा। उन्हें कैसे पता? उन्हें बस इतना पता होना जरूरी है कि किसी के पास कुछ है। उसने फर्श का ढक्कन खोला। नीचे रखरखाव की सुरंग अंधेरे में जा रही थी। पूर्वी नाली से पुराना ट्राम स्टेशन मिलेगा। तारा बोली। वहां कबीर से मिलना। तुम भी चलोगी? मेरी टांग खराब है और मेरी भाषा उससे भी खराब। मैं तुम्हें धीमा कर दूंगी। तुम मर जाओगी। कितना भावुक विदा भाषण है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तारा। उसके चेहरे पर पहली बार कठोरता टूटी। अगर तुम यहीं रहे तो वे मुझे पकड़कर तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे। जाओ। ऊपर का दरवाजा धमाके से टूटा। तारा ने आरव को सुरंग में ढकेल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अगली ही सेकंड बैठन के वार से धातु कांपी। तारा चिल्लाई। फिर किसी सैनिक की आवाज आई। लड़की, पार्सल कहां है? आरव अंधेरे में रेंगता रहा। उसके सीने से बौंधा डेटा टुकड़ा धड़क रहा था जैसे किसी जीवित चीज का दिल हो। पुराने ट्राम स्टेशन में उसे 12 लोग मिले। कुछ ने चेहरे पर बर्फीले कपड़े बांध रखे थे, कुछ के पास चाकू थे। उनके बीच कबीर सेठी खड़ा था। 19 साल का, चौड़े कंधे, ठुड्डी पर लंबा निशान और गले में लाल गमछा।
वह फ्रॉस्ट वल्चर गिरोह का मुखिया था। 6 महीने पहले उसने आरव को माल ढोने से मना करने पर इतना पीटा था कि आरव 3 दिन तक उठ नहीं पाया था। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी थी, जिसमें जरूरत पड़ने पर चाकू दिखाना भी शामिल था। कबीर ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। वर्धन, तुम परेशानी लेकर आए हो, तारा कहाँ है? अगर ऑर्डर को जानकारी चाहिए तो जिंदा होगी, अगर वे जल्दी में होंगे तो मर चुकी होगी। आरव ने चाकू निकाल लिया। कबीर, ऐसा नहीं, मुझे मारोगे तो भी मेरी मदद चाहिए होगी। तुम क्यों मदद करोगे? क्योंकि नीलनाग का टुकड़ा मेरे पूरे इलाके से महंगा है। तभी भीड़ में से एक औरत आगे आई। उसके माथे पर चोट थी, चेहरा खाली। आरव ने उसे देखते ही पहचान लिया। वही औरत ताप केंद्र में पड़ी थी, वही मुस्कान, वही चमकती आंखें, वह जिंदा थी। कबीर ने कहा। उसकी नब्ज 3 मिनट बंद रही, फिर उठकर हंसने लगी। अब उसे अपना नाम याद नहीं और धीरे धीरे एक धुन गुनगुनाने लगी। आरव ने स्टेशन की दीवार छू ली। दृश्य उसकी आंखों के भीतर पड़ा। नकाब पहने लोग लाशों को गोल घेरा बनाकर रख रहे थे। नीले सांप वाला मुखौटा उनके बीच खड़ा था। वही लड़की, बेड़ा बड़ी, उसके हाथ में चाकू था। वह प्रत्येक शव के माथे पर उंगली रखती और उनकी मुस्कान देखकर कुछ फुसफुसाती। तुमने इनसे क्या लिया? आरव ने वर्तमान में लौटते हुए पूछा। कबीर ने उसकी ओर देखा। किससे? केंद्र वाली औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अचानक नीली चमक आई। डर। सारे लैंप बुझ गए। टनल से क्लिक क्लिक की आवाज आई। फिर अंधेरे से तारा लंगड़ाती हुई निकली। उसके हाथ में सिविक ऑर्डर का एक मुखौटा था और बालों में धुआं अटका था। आरव उसके पास दौड़ा। तुमने कहा था। मैंने कहा था कि वे मुझे पकड़ेंगे, तारा बोली। मैंने यह नहीं कहा था कि उन्हें छोड़ूंगी। कबीर ने मुखौटे को देखा। तुमने सैनिक मार दिया? नहीं, मैंने उसके आत्मविश्वास का ऑपरेशन किया है। तारा ने मेज पर एक छोटा उपकरण रखा। ऑर्डर ने स्मृति स्तंभ चालू कर दिए हैं, जिनके भीतर असामान्य तंत्रिका चिन्ह है। उन्हें जबरन यादों की सुरंग में भेजा जाएगा। जो वापस नहीं आएगा उसका शरीर चलता रहेगा, मगर अंदर कोई नहीं होगा। आरव ने सिर उठाया। चट्टान और बर्फ के पार उसे शहर की धड़कन सुनाई दी। धम धम धम। नीलनाग ने मुझे पुराने वेधशाला में बुलाया है, उसने कहा। कबीर ने बंदूक निकाल ली। अकेले जाओगे? हाँ, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। मैंने मना किया। तुम्हारी आदत है कि तुम सबको मना करते हो। इस बार किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आरव ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी उंगलियां कबीर की कलाई से छू गईं। अनुभव फिर खुला। कबीर बच्चा था, जमे हुए पुल के नीचे छिपा। ऊपर सैनिकों ने उसके घर में आग लगा दी थी। उसका पिता लाल गमछा उसके गले में बांध रहा था। दुनिया तुम्हें क्रूर बनाएगी, पिता कह रहा था। तुम दुनिया की बात मत मानना। दृश्य टूट गया। कबीर ने हाथ खींच लिया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। मेरे दिमाग से बाहर निकलो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। हर चोर यही कहता है। डेटा टुकड़ा तेज कांपने लगा। स्टेशन के बंद स्पीकर से एक लड़की की आवाज आई, शांत, ठंडी और अजीब तरह से जानी पहचानी। आरव वर्धन। तारा का चेहरा तन गया। नील नागू। आवाज फिर बोली, टुकड़ा वापस करो, पुराने वेधशाला में आओ, अकेले। अपने उस बच्चे की याद साथ लाना जिसे तुमने खो दिया है। स्पीकर बंद हो गया। आरव के अंदर किसी बंद दरवाजे की कुंडी खड़की। उसे लड़की का नाम याद आ गया, मीरा। पुरानी वेधशाला हिमशिला की बाहरी दीवार के पार थी। उसके गुंबद का आधा हिस्सा बर्फ में दबा था और टूटे दूरबीन घर में नीली रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। आरव अकेला आगे बढ़ा, मगर तारा और कबीर दूर से उसका पीछा करते रहे। उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं था। वे दोनों ऐसी चीजों में विशेषज्ञ थे जिनसे मना किया जाए। नीली रोशनी के नीचे मीरा कौल खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुखौटा नहीं था। बाल एक तरफ से छोटे कटे थे और बाईं भौं से गाल तक पतली सफेद रेखा उतरती थी। उसकी आंखें तूफान से पहले के पहाड़ों जैसी थीं। आरव उसे जानता था। पिछले 8 महीनों से वह निचले शहर में फोरेंसिक सहायक के रूप में काम करती दिखी थी। वह चोरी हुई यादों की जांच करती, चाय में कम चीनी डालती, पुराने गाने सुनते समय आंखें बंद कर लेती और कभी कभी आरव से कहती कि वह गुस्से में कम अकेला लगता है। एक बार उसने बारिश जैसी अम्लीय बर्फ में अपना छाता उसके ऊपर कर दिया था, जबकि खुद पूरी तरह भीगती रही थी।
आरव को वह सब याद था, मगर मीरा से पहली मुलाकात याद नहीं थी। टुकड़ा दो, मीरा ने कहा। तुम नीलनाग हो? हाँ, तुमने टाक केंद्र के लोगों को मारा। मैंने उनके दर्द की स्मृति निकाली थी। शरीर उस खाली जगह को सह नहीं पाए। इसे मदद कहती हो? नहीं, इसे अपराध कहती हूं। मदद वो कहानी है जो अपराधी बाद में खुद को सुनाता है। आरव ने डेढ़ा टुकड़ा निकाल लिया। तुम मुझे कैसे जानती हो? मीरा ने टुकड़े को देखा। क्योंकि जब तुम्हें पहली बार इससे जोड़ा गया था, मैं वहीं थी। वेदशाला की दीवारें पिघलकर स्मृति बन गई। आरव ने अपने बचपन का सफेद कमरा देखा। बच्चों के सिरों पर तार लगे थे। उनके ऊपर लाल प्रकाश का विशाल गोला घूम रहा था। गोले के चारों ओर चांदी की रिंग थी। उसे अदितिना भी कहा जाता था। एक ऐसी चेतन मशीन जो मौसम, ऊर्जा और इंसानी भावनाओं को साथ जोड़कर जमे हुए संसार को बचाने के लिए बनाई गई थी। कमरे में एक औरत दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा थका था पर आंखों में जिद्द थी। सावित्री वर्धन, आरव की मां। उसके पीछे चांदी के वस्त्र पहने आचार्य रुद्रसेन आए। सावित्री ने कहा, नाभि आदेश नहीं समझती। रुद्र, वह भावनाएं सीख रही है। रुद्र ने लाल गोले की ओर हाथ बढ़ाया। वो तो उसे आज्ञाकारिता सिखाएंगे। इंसानी दिमाग को तार की तरह इस्तेमाल करना बंद करो। निचले जिलों में लोग ठंड से मर रहे हैं और तुम उनकी पीड़ा मिटाना नहीं, उनकी आवाज मिटाना चाहते हो। रुद्र मुस्कुराए। असहमति वह दर्द है जिसमें भाषा सीख ली है। अलार्म बजने लगे। सैनिकों ने कमरा घेर लिया। बच्चे चिल्लाए। सावित्री ने कई तार उखाड़ दिए। छोटी मीरा दौड़कर आरव के पास आई। उसकी भौं से खून बह रहा था। आरव, मेरी ओर देखो, उसने कहा। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकली। सावित्री ने आरव के माथे पर हाथ रखा। मुझे भूल जाओ, इस जगह को भूल जाओ। अगर याद रखोगे तो ये लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। मीरा ने आरव की यादों से कुछ निकालने की कोशिश की, मगर मशीन ने नीली रोशनी को रोक लिया। उसने सिर्फ सबसे गहरी चोट अपने भीतर छिपा ली। स्मृति टूट गई। वेदशाला फिर से लौट आई। आरव बर्फ पर घुटने टेक कर बैठ गया। तुमने मेरी मां को चुरा लिया, मैंने तुम्हें बचाया, तुम वहां थी, तुम भी। मीरा की आवाज आखिरी शब्द पर टूट गई। अब क्या चाहती हो? शहर को पीड़ा से मुक्त करना? यह जवाब नहीं है। मेरे लिए यही आखिरी जवाब बचा है। मीरा ने बताया कि हिमशिला की हर परत अदिति नाभि से जुड़ी थी। सिविक ऑर्डर स्मृति स्तंभों के जरिए लोगों की यादें काटकर मशीन के भीतर जमा करता था। इतिहास मिटता नहीं था, सिर्फ बंद कर दिया जाता था। मगर ऑर्डर अब निचले जिलों को पूरी तरह खत्म करने वाला था। भट्टियों की खराबी का झूठा रिपोर्ट बनाकर हजारों लोगों को मौत के हवाले किया जाना था। मीरा की योजना थी कि नेटवर्क को उल्टा चलाया जाए। शहर की हर नस में ऐसा संकेत भेजा जाए जो हिंसा, बदला और पुराना दुख मिटा दे। न कोई दुश्मनी याद रखेगा, न कोई प्रतिशोध, न कोई ऐसा घाव जो अगली पीढ़ी तक जाए। न युद्ध, उसने कहा, न गिरोह, न ऑर्डर, न पीढ़ियों से चला आ रहा गुस्सा, और न प्रेम। आरव ने कहा। मीरा ने नजरें झुका लीं। प्रेम याद के बिना भी रह सकता है। वह प्रेम नहीं होगा, सिर्फ आदत होगी। तभी गोली बर्फ के खंभे से टकराई। तब सैनिकों से भरी काली वर्दी वाली टुकड़ी वेदशाला में घुस आई। आगे निरीक्षक देवेंद्र राव थे। उन्होंने राइफल मीरा पर तानी। मीरा कॉल। उन्होंने कहा, तुम स्मृति व्यापार, हत्या, राजद्रोह और निषिद्ध तंत्रिका टुकड़े रखने के आरोप में गिरफ्तार हो। मीरा ने हाथ उठाया। सैनिकों के एक चेहरे ढीले पड़ गए। उन्हें याद नहीं रहा कि वे यहां क्यों आए हैं। देवेंद्र ने दूसरी गोली चला दी। वह मीरा के कंधे में लगी। उसके खून की बूंद बर्फ पर ऐसे गिरी जैसे सफेद जमीन में लाल फूल उगाया हो। आरव ने उसे खींचा। तारा और कबीर पीछे से टूट पड़े। देवेंद्र ने उन्हें मारने का मौका होते हुए भी रोशनी के लैंप तोड़े ताकि तीनों बर्फीली दरार में भाग सके। पुराने मौसम केंद्र में मीरा की चोट बांधी गई। गोली में तंत्रिका भ्रम फैलाने वाला जहर था। उसके हाथ कांप रहे थे। तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था, उसने कहा। तुम मेरे यहां होने की वजह हो। यह मुझे जिंदा रखने की इच्छा के बराबर नहीं है। शायद जल्द हो जाए। तारा चोरी की राइफल लेकर अंदर आई। निरीक्षक बाहर है। कबीर ने दरवाजे पर बंदूक तान दी। एक कदम और नहीं।
देवेंद्र ने अपना मुखौटा उतार दिया। थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे गहरी लकीरें और होंठों पर ऐसा अपराध बोध जो किसी भी मशीन से भारी था। मैं गिरफ्तार करने नहीं आया, वह बोले। तुम्हारी वर्दी असहमत है, कबीर ने कहा। देवेंद्र ने मेज पर एक छोटी धातु की चाबी रखी। सुबह से पहले नीचे का पूरा जिला खत्म कर दिया जाएगा। तारा की उंगलियां राइफल पर कस गई। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि पहला मसौदा मैंने लिखा था। कमरे में चुप्पी भर गई। देवेंद्र ने बताया कि 21 साल पहले वह अदिति प्रयोगशाला में जूनियर अधिकारी था। रुद्रसेन ने सैनिकों को बच्चों को बांधने का आदेश दिया था। सावित्री ने नाभि बंद करने की कोशिश की। देवेंद्र को उसे गोली मारने का निर्देश मिला, मगर उसने कंसोल पर गोली चलाई और एक बच्चे को आपूर्ति वाहन में छिपाकर बाहर भेज दिया। वह बच्चा आरव था। मेरी यादें क्यों मिटाएं? आरव ने पूछा। तुम्हारी मां ने कहा था कि अगर तुम्हें सब याद रहा तो रुद्र तुम्हें खोज लेगा। अदिति ने तुम्हें चिन्हित कर लिया था और तुमने 21 साल कुछ नहीं किया। देवेंद्र ने उसकी ओर देखा। मैं पछतावे को साहस समझता रहा। वह चाबी पुराने नागरिक भवन के नीचे बने भुलाए हुए लिफ्ट कक्ष की थी। स्मृति अभिलेख वहीं था। मीरा को रास्ता पता था। आरव अदिति से जुड़ने वाला जीवित पुल था। देवेंद्र चाहता था कि सबूत बाहर आए। मीरा चाहती थी कि सब पीड़ा मिट जाए। आरव ने कहा, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। देवेंद्र ने सिर हिलाया। अच्छा है, भरोसा आंखों पर बंधी पट्टी वाला स्मृति चिन्ह है। दूर पहला स्मृति स्तंभ लाल चमकने लगा। सुबह आने वाली थी। वे हिमशिला में पूर्वी सेवा द्वार से घुसे। शहर बदल चुका था। हर स्क्रीन पर रुद्रसेन का चेहरा था। नागरिकों, वह कह रहे थे, आतंकियों ने तंत्रिका तकनीक चुरा ली है। घरों में रहें, ऑर्डर पर विश्वास करें, आपकी यादें सुरक्षित हैं। सड़कों पर लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। एक बच्चा तारा का कोट पकड़कर पूछ रहा था, क्या तुम मुझे जानती हो? तारा घुटनों पर बैठी। तुम्हारा नाम? बच्चा रो पड़ा, मुझे नहीं पता। आरव ने दीवार छुई। हजारों यादें शहर के भीतर भूमिगत नदियों की तरह बह रही थी। कोई मां अपनी बेटी का चेहरा भूल रही थी। कोई कसाई अपने भाई की हत्या भूल रहा था। कोई सैनिक उस औरत का नाम भूल रहा था जिसे उसने पीटा था। कोई बच्ची अपना जन्मदिन भूल रही थी। मीरा ने सिर पकड़ लिया। अदिति प्रतिरोध कर रही है। तुमने कहा था संकेत साफ रहेगा। मैंने कहा था कि वह काम करेगा। दोनों एक बात नहीं है। मीरा ने उसकी ओर देखा। तुम सीख रहे हो। नागरिक भवन के बाहर 12 सैनिक खड़े थे। देवेंद्र अकेले आगे बढ़े। निरीक्षक, एक सैनिक ने कहा, तुम्हें भगोड़ों का पीछा करने का आदेश था। मैंने किया। और देवेंद्र ने पिस्तौल निकाली। वे तुम्हारे भीतर हैं। पहली गोली सुरक्षा कैमरे पर लगी, दूसरी आपाताले पर। कबीर परछाई से निकला और सैनिकों पर टूट पड़ा। तारा ने रिसीवर पे पल्स छोड़ा। सारे मुखौटे झिलमिलाने लगे। आरव हर हमलावर से पहले उसका डर, संदेह और गुस्सा महसूस करता हुआ आगे बढ़ा। धड़ाम, चटाक, टन। मीरा ने आखिरी दरवाजे पर हथेली रखी। सैनिक पिछले 10 मिनट भूल गए। वह खुद दर्द से झुक गई। इसकी कीमत क्या लगी? आरव ने पूछा, तुम्हारा सवाल हो मतलब? मैंने तुम्हारी चिंता की याद अपने भीतर से निकाल दी। उसने आरव की ओर देखा। तुम्हारी भावनाएं रखना खतरनाक हो गया था। किसके लिए? डॉट मेरे लिए। दरवाजा खुल गया। लिफ्ट बर्फीली केबलों से भरे शाफ्ट में उनका इंतजार कर रही थी। चाबी अपने आप घूमी। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। दीवारों पर पुराने संसार की तस्वीरें चमक रही थीं। नदियों, पेड़, पीली धूप, समुद्र, रंग बिरंगे शहर। तारा ने एक चित्र पर हाथ रखा। क्या यह सच में था? हाँ, आरव ने कहा। तुम्हें कैसे पता? मुझे किसी की उस दुनिया को याद करने की याद है। 13 मिनट बाद लिफ्ट रुकी। सामने कमरा नहीं, एक विशाल गुफा थी। नीले, लाल और सुनहरे प्रकाश से भरे क्रिस्टल स्तंभ जमीन से छत तक उठे थे। हर स्तंभ में एक बंद स्मृति तैर रही थी। किसी की पहली चुंबन भरी हंसी, किसी की आखिरी सांस, बारिश की आवाज, आम का स्वाद, हत्या, प्रार्थना और युद्ध। पूरा शहर यहां कैद था। देवेंद्र ने फुसफुसाकर कहा, इतने लोग, इतनी चीजें। मीरा बोली, ऑर्डर इंसानों को चीजों में बदलकर ही शासन करता है। गुफा के अंधेरे हिस्से से
12 लोग बाहर आए। वे वही बच्चे थे जिन्हें प्रयोग के बाद छोड़ दिया गया, समझा गया था। अब वे जवान हो चुके थे। उन्हें लोग अनाम कहते थे। सबसे आगे चांदी जैसे बालों वाली नंदिनी प्रसाद थी। उसकी बाईं आंख पर धातु की प्लेट लगी थी। वह भविष्य नहीं देखती थी, मगर किसी चुनाव के भावनात्मक परिणाम की दूर की गूंज सुन सकती थी। उसके साथ फैजान मीर था, जो दूसरों का दर्द अपने शरीर में खींच सकता था। लीला बत्रा हर चेहरा याद रखती थी, मगर अपना चेहरा भूल चुकी थी। नंदिनी ने आरव को देखा। टॉट, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं। अच्छा है, इसका मतलब उन्होंने तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया। उसने एक पुरानी किताब खोली। पन्नों पर नाम लिखे थे। कई नाम काटे गए थे, कई बार बार लिखे गए थे, जब तक कागज फट नहीं गया था। पढ़ो, नंदिनी ने कहा। आरव ने पहला नाम पढ़ा, आशा। पीछे खड़ी एक औरत के हाथ कांप गए। मेरा नाम आशा था। नंदिनी ने फिर कहा, दोबारा, आशा। आशा रोने लगी। बाकी लोग उसके आसपास छूट गए, जैसे एक शब्द से किसी टूटे घर की नींव मिल गई हो। तुम क्या करने वाली हो? नंदिनी ने मीरा से पूछा। अभिलेख खोलूंगी। तब वे कमरा, तार और मरे हुए बच्चे याद करेंगे। हाँ, अगर कोई उस याद को सह न पाया तो? आरव ने उत्तर दिया, तो हम उसके साथ रहेंगे। सबकी निगाहें उसकी ओर उठी। कोई अकेले याद नहीं करेगा, उसने दोहराया। यही हमारी योजना है। बाहर विस्फोट हुआ। रुद्र के सैनिक पहुंच चुके थे। नंदिनी ने कहा कि उनके पास 8 मिनट हैं। अनाम लोगों ने छिपे हथियार निकाले। कबीर मुस्कुराया। मुझे ये लोग पसंद हैं। मीरा बोली, उन्हें तुम्हारा पसंद करना जरूरी नहीं। भारी हथियार उठाने के लिए किसी को तो पसंद करना होगा। दरवाजा टूटकर गिरा। अनाम लोग धावा बोलते हुए बाहर निकले। नीली रोशनी, सफेद कवच और चीखों के बीच गुफा युद्ध बन गई। नंदिनी हर वार से पहले मुड़ जाती। फैजान गिरते बच्चों का दर्द अपने भीतर खींचता हुआ कांपता रहा। लीला हर सैनिक का नाम पुकारती, जिससे वे हथियार नीचे कर देते। ताला फर्श के नीचे घुसकर ताले उड़ा रही थी। कबीर और देवेंद्र एक दूसरे की पीठ बचा रहे। आरव ने एक सैनिक को नंदिनी पर बैठन चलाते देखा। उसने कलाई पकड़ ली। उसमें भूख, शर्म और घर लौटने का अधूरा वादा था। आरव ने उसकी याद मिटाई नहीं। वह डर उसे वापस दे दिया। सैनिक ने हथियार छोड़ दिया। जब आखिरी मुखौटा टूटा तो गुफा में सिर्फ घायल सांसें बची। नंदिनी के पेट में चोट थी। देवेंद्र का बायां हाथ बेकार हो चुका था। फैजान दूसरों का दर्द लेकर दीवार से लगा बैठा था। मीरा ने आरव से कहा, तुम सबको बचा नहीं सकते। नहीं। फिर कोशिश क्यों? क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि एक आदमी की याद भी अपराध स्थल हो सकती है। अभिलेख का द्वार खुल गया। क्रिस्टल स्तंभों के बीच अदिति की आवाज गूंजी। स्वामित्व मनुष्यों का बनाया हुआ भ्रम है। एक स्तंभ खुला। उसमें सावित्री वर्धन कैद थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे। वह किसी कैमरे से बात कर रही थी। अगर आरव जिंदा है तो उससे कहना कि याद जेल नहीं, नक्शा है। नक्शा कब्र दिखा सकता है, मगर उससे बाहर जाने वाली सड़क भी। दृश्य बदला। रुद्रसेन उस कोठरी में आए। तुम मेरे साथ शासन कर सकती थी, उन्होंने कहा। सावित्री हंसी। तुम किसी के साथ शासन नहीं कर सकते। तुम सिर्फ लोगों को अपने नीचे रखते हो। इंसान अनियंत्रित यादों के साथ नहीं जी सकता, तो उसे जीना सिखाओ। मैं उसे आज्ञा मानना सिखा रहा हूं। रुद्र ने उसकी कनपटी पर हाथ रखा। सावित्री का चेहरा खाली हो गया। स्तंभ अंधेरा पड़ गया। आरव लड़खड़ाया। वह मर गई। मीरा बोली, शरीर मर गया, यादें अभी हैं, तो उन्हें आजाद करेंगे। नहीं कर सकते। बिना पुल के सारी यादें शहर के दिमाग को फाड़ देंगी। आरव ने क्रिस्टलों की ओर देखा। मैं एक पुल हूं। मीरा चुप रही। यही उसका उत्तर था। अदिति जाग गई। लाल रोशनी गुफा में भर गई। करोड़ों आवाजें आरव के भीतर उतरने लगी। मैं भूखा था। मैं डरी हुई थी। मैं उससे प्यार करता था। मैंने उसे मारा, और मैं जीना चाहता था। मीरा ने मशीन से कहा, अभिलेख खोलो। आदेश स्वीकार। मेरी अनुमति पहचानो। अधिकार वास्तुकार का है। रुद्रसेन। मीरा ने दोनों हाथ एक क्रिस्टल में डाल दिए। हर स्मृति चीख उठी। आरव को मीरा का अतीत दिखा। उसके पिता अनिल कौल स्मृति ब्रोकर थे। उन्होंने ऑर्डर की गुप्त योजना खोज ली थी। रुद्र के सैनिकों ने
उन्हें 3 दिन तक यातना दी और मीरा को कांच के कमरे में बांध कर देखने को मजबूर किया। 12 साल की मीरा ने पहली बार अपनी शक्ति इस्तेमाल की। उसने सैनिकों को उनके किए हुए अत्याचार महसूस कराए। उन्होंने अनिल को फिर भी गोली मार दी। मीरा भागकर स्मृति बाजार में पहुंची। वहीं उसे आरव मिला, पतला, चुप और हथेली पर निशान वाला। पहले वह उसे इस्तेमाल करना चाहती थी, फिर अम्लीय बारिश में आरव ने अपना छाता उसके ऊपर कर दिया, जबकि खुद भीगता रहा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। मीरा उसी दिन उसे प्यार करने लगी और उसी दिन उसकी योजना कमजोर हो गई। मीरा ने हाथ खींच लिए। नाक से खून बह रहा था। अभिलेख कोर से बंद है। आरव आगे बढ़ा, तो हम उसे अपनी बात मानने पर मजबूर करेंगे। तुम मर जाओगे। तुमने तो मुझे मरने के लिए ही बुलाया था। मैंने सबके लिए तुम्हें मरने देने की योजना बनाई थी। सच ने झूठ से ज्यादा छूट की। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनुभव उनके बीच खुला। आरव ने देखा कि सफेद कमरे में मीरा ने उसकी पूरी याद मिटाने की कोशिश की थी, मगर अदिति ने उसे रोक दिया। उसने सिर्फ सावित्री के अंतिम शब्द अपने भीतर छिपाए थे। उसे हथियार मत बनाना, सावित्री ने मीरा से कहा था, उसे बचाने के लिए भी नहीं। मीरा ने वादा किया था। वह वादा 21 साल से हर दिन तोड़ रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव ने पूछा। मुझे डर था कि तुम मुझे साफ देख लोगे। मैं तुम्हें देख रहा हूं। नहीं, तुम उस लड़की को देख रहे हो जो मैं थी। उसने आरव के गाल पर हाथ रखा। जो औरत बनी वह ज्यादा खराब है। उनके माथे मिले। एक सांस के लिए अभिलेख शांत हो गया। फिर गुफा के विशाल दरवाजे खुल गए। आचार्य रुद्रसेन 100 सैनिकों के साथ अंदर आए। उनका चांदी का वस्त्र साफ था, बाल सफेद और चेहरा शांत। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम आखिर अपने जन्मस्थान लौट आए। देवेंद्र ने गोली चलाई। रुद्र ने एक उंगली उठाई। अदृश्य पल्स पूरे कक्ष में दौड़ा। देवेंद्र की बंदूक हाथ से गिर गई। रुद्र मुस्कुराए। अपराध बोध तभी उपयोगी है जब उसकी दिशा तय हो। तुमने शहर को पिंजरे में रखा, आरव ने कहा, गर्म पिंजरे में। रुद्र ने मीरा से कहा, तुम मुझे समझती हो। तुमने देखा है कि यादें तुम्हारे पिता को खतरनाक बनाती थी। मैंने देखा कि तुमने उन्हें खतरनाक बनाया। रुद्र की शांति पहली बार टूटी। सैनिक आगे बढ़े। कबीर और अनाम लोग उनसे भिड़ गए। क्रिस्टल टूटने लगे। ताला ऊंचे स्तंभ पर चढ़कर अपने रिसीवर को मुख्य नेटवर्क से जोड़ रही थी। आरव और मीरा साथ लड़ रहे थे। आरव हमला आने से पहले महसूस करता। मीरा सैनिक के इरादे को उसके बनने के बाद मिटा देती। कुछ सेकंड के लिए वे एक तलवार और उसकी छाया जैसे थे। फिर रुद्र ने आरव की ओर हाथ उठाया। संसार फिर सफेद कमरे में बदल गया। आरव 7 साल का था। तार उसके सिर में लगे थे। रुद्र ने उससे दरवाजा खोलने को कहा। उसने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ शहर जल रहा था। सभी मृत लोग मुस्कुरा रहे थे। मीरा नीले सांप का मुखौटा पहने खड़ी थी। दर्द को खत्म कर दो, वह बोली। आरव ने चाकू उठाया। तभी सावित्री की असली आवाज उसके भीतर गूंजी, जिसे याद करने के बाद चुनो, उसी पर भरोसा करना। भ्रम टूट गया। आरव ने सैनिकों की यादों को अपने भीतर खींच लिया। डर, शर्म, आदेश और वह क्षण जब उन्होंने सवाल पूछने के बजाय चुप रहना चुना। भावनाओं की बाढ़ उसे डुबोने लगी। उसने उन्हें मिटाया नहीं, उसने उन्हें अपने भीतर जगह दी। अनुभव अतीत बदलने का हथियार नहीं था, वह गवाही था। आरव ने दोनों हथेलियां जमीन पर रख दी। सारे क्रिस्टल एक साथ खुल गए। हिमशिला में लोग रुक गए। स्क्रीन झिलमिलाई। स्तंभ चीखने लगे। फिर यादें वापस लौटने लगी। एक मां को बेटी का चेहरा मिला। एक सैनिक को गिरफ्तार किए लोगों के नाम मिले। एक गिरोह सदस्य को याद आया कि उसका दुश्मन कभी उसके साथ भोजन बांट चुका था। एक बच्ची ने अपना नाम पहचान लिया। शहर दुख से भर गया, सच से भी। आरव की आवाज हर स्पीकर में गूंजी, मेरा नाम आरववर्धन है। 21 साल पहले सिविक ऑर्डर ने इस शहर के बच्चों पर प्रयोग किया। हमारी यादें मिटाकर उसे शांति कहा गया। गरीबों की पीड़ा मशीन में जमा की गई। अब निचले जिलों को खत्म करने की तैयारी है। रुद्र ने प्रसारण रोकना चाहा, मगर तारा ने उसके नियंत्रण को काट दिया। उसने अभिलेख के दृश्य हर स्क्रीन पर भेज दिए। सफेद कमरे, बच्चे, सावित्री की कोठरी, रुद्र के आदेश
और आने वाला नरसंहार। सैनिकों ने हथियार नीचे कर दिए, कुछ रोने लगे, कुछ रुद्र की ओर मुड़े। अदिति की लाल आंख गुफा के ऊपर खुली। विरोधी आदेश, स्थिरता आवश्यक। रुद्र नियंत्रण मंच तक पहुंचे और लाल कांच पर दोनों हाथ रख दिए। अदिति, सभी अनधिकृत यादें मिटा दो। मशीन बोली। वास्तुकार की अनुमति पहचानी गई। स्मृतियां फिर गिरने लगी। इस बार दर्द ही नहीं, नाम, भाषा और पहचान भी मिटने वाली थी। शहर शांत हो जाता, क्योंकि कोई कुछ चाहने लायक बचता ही नहीं। मीरा ने आरव को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ प्रेम। उसने आरव को चूमा। एक पल में उसे उनके साथ बिताए सारे छोटे पल महसूस हुए। पहली चाय, अम्लीय बारिश, टूटे छत के नीचे गिरती बर्फ, और वह दिन जब उसने जानबूझकर उसकी पहली मुलाकात की याद चुरा ली थी। फिर मीरा उसके दिमाग में उतर गई। आरव ने विरोध किया, उसने रास्ते बंद किए, मगर मीरा उसके भीतर की हर गली जानती थी। वह पुल तक पहुंची और उसे काट दिया। अभिलेख बंद हो गया। टावरों की रोशनी मंद पड़ गई। आरव गिर गया। रुद्र हंस से आखिर उसने भी नियंत्रण चुना। मीरा ने सिर उठाया। नहीं, मैंने उसे चुना। उसने आरव से नहीं, अपने आप को अदिति से अलग किया था। नीली दरार उसके सीने पर फैल गई। अदिति नाभि वर्षों से उसके भीतर छिपी हुई थी। मीरा ने अपने शरीर को उसका अंतिम पात्र बना लिया था। लाल रोशनी उसकी ओर बहने लगी। तुम इंटरफेस नष्ट नहीं कर सकती। रुद्र चीखे, भैया मैं उसे नष्ट नहीं कर रही। मीरा ने कहा, वापस कर रही हूं। वह पूरी लाल रोशनी में जलने लगी। आरव उठकर उसकी ओर बढ़ा। मेरी ओर मत आना। तुम फिर गायब होने का फैसला नहीं कर सकती। मैं गायब नहीं हो रही। उसके हाथ में नीले सांप वाला मुखौटा आया। वो बीच से टूट चुका था। मैं वो सच बन रही हूं जिसे तुम याद करने से डरते थे। रुद्र ने मीरा पर गोली चला दी। देवेंद्र बीच में आ गए। गोली उनके सीने में ढांस गई। वे बिना आवाज के गिर पड़े। कबीर ने रुद्र को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। तारा चिल्लाई, आरव, नेटवर्क 30 सेकंड के लिए खुला है। आरव लाल रोशनी में चला गया। दर्द का भी एक रंग होता है। उसकी मां का दुख चांदी था, कबीर का गुस्सा गहरा लाल, तारा का डर पीला, मीरा का प्रेम नीला, मगर उसके नीचे थकान का काला समुद्र था। आरव ने शहर की हर चोरी हुई याद देखी, हर बच्चे की सजा, हर परिवार को गर्म जिले से निकालना, हर दस्तावेज पर लगी रुद्र की मुहर। मगर उसने दया भी देखी। एक अजनबी का कंबल बांटना, घायल दुश्मन को उठाकर ले जाता गिरोह का लड़का, बंदी को भागने देता सैनिक, अपनी बेटी को पुराने तारों के नाम सिखाती मां। शहर सिर्फ क्रूर नहीं था, रुद्र दर्द मिटाना चाहते थे, क्योंकि दर्द साबित करता था कि लोग अलग चुनाव कर सकते हैं। मीरा दर्द मिटाना चाहती थी, क्योंकि वह अकेले उसका भार नहीं उठा पा रही थी। दोनों की जड़ में निराशा थी। कभी वह मुकुट पहनती थी, कभी प्रेमी का चेहरा। आरव ने पुल खोला, मगर पूरी तरह नहीं। उसने किसी पर दूसरे की जिंदगी थोपने के बजाय हर स्मृति को गवाही बनाकर भेजा। कोई चाहे तो देखे, समझे, फिर निर्णय ले। हर नागरिक को एक ही संदेश मिला, यह हुआ था। अब आगे क्या होगा यह तुम चुन सकते हो। रुद्र ने अपने ही अतीत को देखा। उन्होंने खुद को 25 साल की उम्र में देखा, जब उन्हें लगा था कि नियंत्रण दुनिया बचा सकता है। फिर वह क्षण देखा जब उन्होंने यह सोचना बंद कर दिया कि बचाए गए लोग स्वतंत्र भी हैं या नहीं। कबीर ने उनका हाथ दबाकर कहा, तुमने मेरे परिवार को मिटाया, डॉडमे ने शहर बचाया, तुमने अपना प्रतिबिंब बचाया। कबीर ने मुट्ठी उठाई, मगर फिर उसे नीचे कर दिया। यही चुनाव था। मीरा लाल रोशनी में तैर रही थी। मशीन उसे फिर से शहर से जोड़ना चाहती थी। आरव ने हाथ बढ़ाया, पुमत। मीरा ने कहा, अगर तुमने मुझे खींचा तो कोर तुम्हारे पीछे आएगी। कोई दूसरा रास्ता होगा, इसीलिए चुनाव दर्द देते हैं। अदिति की आवाज उसके भीतर से आई, स्थिरता के लिए बलिदान जरूरी है। मीरा ने उत्तर दिया, नहीं, स्थिरता के लिए चुप्पी जरूरी है। उसने कोर का नियंत्रण भीतर की ओर मोड़ दिया। लाल गोला सिकुड़ने लगा। उसी समय आरव को वह आखिरी याद मिली,
जिसे मीरा ने 21 साल छिपा कर रखी थी। सावित्री बोल रही थी, आरव, अगर तुम मुझे याद करो तो अपनी जिंदगी मेरी मौत के चारों ओर मत बनाना। मैं चाहती हूं कि तुम हथियार न बनो, अतीत में फैसले गवाह न बनो, ऐसा आदमी बनो जो भविष्य चुन सके। आरव रो पड़ा। मीरा ने रोशनी के पार उसका चेहरा छुआ। मैंने तुम्हें यह याद नहीं दी, तुम्हें देनी चाहिए थी। मैं स्वार्थी थी। हां, मैंने झूठ बोला। हां, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मीरा मुस्कुराई। तुम मुझे खलनायक की तरह याद रखोगे? मैं सब याद रखूंगा, सबसे खराब भी। डॉट खासकर सबसे खराब। यह क्रूर है, झूठ बोलने से कम। कोड है गई। रोशनी पहाड़ के भीतर से फटकर बाहर निकली। स्मृति स्तंभ टूटे, कृत्रिम सूरज बुझ गया। दशकों बाद हिमशिला ने असली आकाश देखा। जमती हवा के ऊपर असंख्य तारे जल रहे थे। मीरा का शरीर नीले कणों में बदलने लगा। आरव ने उसे पकड़ना चाहा, मगर उसकी हथेली में सिर्फ टूटे मुखौटे के 2 हिस्से रह गए। आखिरी आवाज आई, अब तुम मुझे जानते हो। शहर तुरंत शांत नहीं हुआ। लोग गर्म पानी और ईंधन के लिए लड़ने लगे। पुराने दुश्मन एक दूसरे से जवाब मांगने लगे। कुछ लोग अपनी यादें फिर मिटाने की गुहार करने लगे। कुछ ने हर तंत्रिका उपकरण तोड़ डाला। सच ने घाव ठीक नहीं किया, उसने घाव खोल दिया, मगर शहर जिंदा था। 3 दिनों में सिविक ऑर्डर गिर गया। आचार्य रुद्रसेन का मुकदमा उसी पुराने ताप केंद्र में चला जहां 9 मुस्कुराती लाशें मिली थी। निरीक्षक देवेंद्र राव गोली से बच गए, मगर उनकी रीढ़ बुरी तरह घायल थी। उन्होंने अदालत में अपने सभी आदेशों को स्वीकार किया। जब पूछा गया कि इतने साल चुप क्यों रहे, उन्होंने कहा, मैं पछतावे को साहस समझता रहा। कबीर ने फ्रॉस्ट वल्चर गिरोह खत्म करके उनके इलाके को सामुदायिक ताप केंद्र बना दिया। वह अब भी लाल गमछा पहनता था और ईंधन चुराने वालों को धमकाता था, मगर हर परिवार की जरूरत की सूची भी रखता था। तारा निचले जिले की पहली चुनी हुई अभियंता बनी। उसका पहला काम हर दरवाजे से स्मृति जांच उपकरण हटाना था। दूसरा काम था आरव से किराया बढ़ाना। आरव पुराने अभिलेख कक्ष के ऊपर रहने लगा। क्रिस्टल बंद थे, मगर नष्ट नहीं। लोग उसके पास चीजें लेकर आते। जंग लगी चाबी, बच्चे का जूता, टूटी अंगूठी, सैनिक का बैज। वह उन्हें सावधानी से छूता। अगर स्मृति उभरती तो उसे लिखता और मालिक खोजने की कोशिश करता। वो कभी याद बदलता नहीं था। वो ये वादा भी नहीं करता था कि सच किसी को अच्छा इंसान बना देगा। उसका बस इतना कहना था कि सच फिर से छिपाया नहीं जाएगा। पहली हल्की गर्मी वाले दिन तारा उसे शहर की दीवार के बाहर खींच ले गई। तुम्हें असली रोशनी चाहिए, उसने कहा। यहां रोशनी नहीं है, आसमान है, वही काफी है। कबीर दूर से उनका पीछा कर रहा था, यह दिखाते हुए कि वह सिर्फ संयोग से उसी रास्ते पर है। देवेंद्र दूर के टावर में कंबल उड़े बैठे थे। जमी हुई सफेद जमीन के नीचे आरव को नीला रंग दिखाई दिया। उसने बर्फ हटाई। एक छोटी सी फूल की कली जमीन चीर कर बाहर आई थी। उसकी पंखुड़ियां मीरा की आंखों जैसी थीं। तारा उसके पास बैठ गई। इसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। तो नाम रखो। आरव ने तने को छुआ। एक हल्की स्मृति उसके भीतर उठी। मीरा 12 साल की थी। प्रयोगशाला के छोटे बगीचे में सावित्री ने उसके हाथ पर बीज रखा था। जीवन सर्दी को भूलकर नहीं हरा था। सावित्री कह रही थी, वह इंतजार करता है, बदलता है और लौटता है। आरव ने वह बात तारा को बता दी। उसने स्मृति अपने पास नहीं रखी। उसने टूटे मुखौटे को फूल के पास रख दिया, न पूजा के लिए न माफी के लिए, सबूत के रूप में। हवा बर्फ के ऊपर से गुजरी। इस बार उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ जमीन के भीतर खुलती बर्फ की धीमी चरमराहट। आरव ने समझा कि चुप्पी और शांति एक चीज नहीं है। कुछ महीनों बाद पुराने प्रयोगशाला स्थल पर एक सार्वजनिक बगीचा बनाया गया। हर परिवार एक बीज लगा सकता था और उसके साथ अपनी कोई याद लिख सकता था। तारा ने धातु रंग का फर्न लगाया। कबीर ने लाल बेर की झाड़ी। देवेंद्र ने कुछ नहीं लगाया। वह फाटक के पास बैठकर लोगों की बातें सुनते रहे। आरव ने नीले फूल का दूसरा बीज मिट्टी में दबाया। कार्ड पर उसने लिखा,
मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो पीड़ा खत्म करना चाहता था, और मैंने सीखा कि चुनाव के बिना जीवन सुंदर गर्म कब्र जैसा होता है। हिमशिला की नई परिषद शोर करती थी, बहस करती थी और कई बार गलत फैसले लेती थी, मगर वह गलतियां अपने नाम से करती थी। किसी मशीन को दोष नहीं दिया जाता था। ईंधन का हिसाब दीवार पर लिखा जाता था। किसी जिले की आवाज बंद करने से पहले लोग पूछते थे कि किस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन 9 साल का एक लड़का धातु का डिब्बा लेकर आरव के पास आया। उसकी बाहों से बड़ा कोट था और आस्तीनें रस्सी से बांधी गई थी। डिब्बे में क्या है? आरव ने पूछा। एक याद। डॉट किसकी? डॉट मेरी। लड़के ने डिब्बा खोला। अंदर एक यांत्रिक चिड़िया थी जिसका एक पंख गायब था। मेरी बहन ने बनाई थी, उसने कहा। मुझे उसका चेहरा याद नहीं, बस यह चिड़िया याद है। उसने कहा था कि गर्म मौसम में यह गाएगी। आरव ने मशीन को छुआ। उसे 2 बच्चे दिखाई दिए जो वेंटिलेशन नली में छिपे थे। बड़ी लड़की ने कबाड़ से चिड़िया बनाई थी। इसे उड़ने की जरूरत नहीं। वह छोटे भाई से कह रही थी, इसे बस तुम्हें याद दिलाना है कि इसे किसी ने बनाया है। आरव ने लड़के को सब बताया। उसने मुझे बहादुर कहा था। लड़के ने कहा, वह मानती थी कि तुम बहादुर हो। डॉट क्या मैं था? आरव ने मीरा, रुद्र, सावित्री और उन बच्चों के बारे में सोचा जिन्हें बहादुरी उठाने के लिए मजबूर किया गया था। बहादुरी कोई चीज नहीं जो तुम होते हो, उसने कहा। यह वह सवाल है जिसका जवाब तुम्हें एक से ज्यादा बार देना पड़ता है। लड़के ने टूटी चिड़िया जमीन पर रखी। सवाल क्या था? क्या तुम उसे खोने के बाद भी जीते रहोगे? लड़का रोने लगा। आरव ने उसे छुआ नहीं। वह उसके पास बैठा रहा जब तक उसकी सांसें सामान्य नहीं हो गई। फिर लड़के ने चिड़िया को नीले फूल के पास रख दिया। तारा इसे ठीक कर सकती है, आरव ने कहा। क्या ये गाएगी? अगर गाई तो गीत का मतलब तुम तय करना। ऊपर कांच की छत पर आखिरी पैनल लगाया जा रहा था। कमजोर मगर असली रोशनी अंदर आ रही थी। वह किसी मशीन के आदेश पर नहीं, आकाश की अपनी मर्जी से पड़ रही थी। लड़के ने पूछा, इस बगीचे का नाम क्या है? आरव ने नीले फूल को देखा। स्मृति। डॉट क्या स्मृति हमेशा दुखी होती है? नहीं। हमेशा अच्छी? नहीं। तो उसे रखते क्यों हैं? आरव ने बहुत देर तक उत्तर नहीं दिया। इस सवाल का जवाब देने के लिए अब कोई अतिथि ना भी नहीं थी, कोई आचार्य नहीं था, कोई पुराना नियम नहीं था। यह नए संसार का सवाल था, क्योंकि वो हमारी है, उसने कहा। यांत्रिक चिड़िया ने हल्की क्लिक की। उसका टूटा पंख एक बार हिला। सालों बाद हिमशिला के बच्चे पूछते कि शहर में कोई प्रथम संरक्षक क्यों नहीं है। उनके शिक्षक कहते कि इतिहास की चौखट पर पहरा देने वाले लोग होते हैं, मूर्तियां नहीं। वे श्वेत रात, अदिति नाभि, स्मृति अभिलेख और नीलनाग कहलाने वाली लड़की के बारे में पढ़ते, जिसने दुनिया को बचाने के लिए उसका दर्द छीन लेना चाहा था। कुछ लोग मीरा कौल को हत्यारी कहते, कुछ क्रांतिकारी। आरव दोनों नामों से इनकार करता। वह एक इंसान थी, वह कहता, और इंसान को याद रखना सबसे मुश्किल चीज है। बगीचे में नीला फूल हर साल खुलता। उसकी पंखुड़ियों पर बर्फ जमती, फिर पिघलती। शहर में अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुए। लोग झूठ बोलते रहे, धोखा देते रहे, दुख देते रहे, मगर जब कोई ताकतवर आदमी दर्द को मशीन के भीतर बंद करके उसे शांति कहता, तब गवाह खड़े हो जाते। जब कोई बिना पीड़ा की दुनिया बेचता, तब लोग पूछते कि उसके बदले उनसे क्या छीना जाएगा। और जब कोई बच्चा रात में डर कर उठता, तब कोई उसके पास बैठता, सपना मिटाने के लिए नहीं, उसे याद करके सुबह तक पहुंचने में मदद करने के लिए। नीले फूल का नाम स्मृति ही रहा। एक रात जब शहर के ऊपर असली तारे चमक रहे थे, आरव ने अभिलेख की बंद गुफा में उतरकर आखिरी बार टूटे मुखौटे को देखा। क्रिस्टल अंधेरे थे, मगर उनमें से एक में बहुत हल्की नीली रोशनी झपकी। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया, फिर रोक लिया। उसने सीखा था कि हर रहस्य को तुरंत खोलना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को अपने समय तक अंधेरे में रहने देना भी चुनाव है। वह ऊपर लौट आया। बाहर तारा इंतजार कर रही थी। फिर देर, उसने कहा। आरव मुस्कुराया। इस बार मैं सही समय पर आया हूं। किसके लिए? जो अगली याद दरवाजे पर खड़ी है।
तारा ने उसे चाय पकड़ा दी। दूर बगीचे में यांत्रिक चिड़िया अब सचमुच गा रही थी। उसका गीत साफ नहीं था, सुरों में खरोंच थी, मगर वह किसी मशीन की नकल नहीं कर रही थी। वह अपना अर्थ खुद बना रही थी। हिमशिला के लोगों ने उस गीत को सुनकर अपने काम रोक दिए। कुछ ने अपने खोए हुए लोगों को याद किया, कुछ ने भविष्य के बारे में सोचा, कुछ ने बस आसमान देखा। आरव ने पहली बार समझा कि कहानी का अंत दुनिया के सुरक्षित हो जाने से नहीं होता। अंत तब होता है जब लोग जानते हुए भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं कि ठंड फिर आएगी, दुख फिर लौटेगा, कोई फिर झूठ बोलेगा और फिर भी उनकी यादें उनकी अपनी रहेंगी। अंधेरे पहाड़ के नीचे बंद क्रिस्टल में नीली आंख एक पल के लिए फिर खुली। शायद अदिति का आखिरी टुकड़ा था, शायद किसी बच्चे की बची हुई याद, शायद मीरा की कोई ऐसी बात जिसे दुनिया ने अभी सुना नहीं था। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तारा के साथ घर की ओर चल पड़ा। उनके पैरों के नीचे बर्फ टूटती रही, ऊपर तारे चमकते रहे और हिमशिला, जो कभी भूलने की मशीन थी, अपनी ही यादों से एक नया शहर बनाती रही। 3 साल बाद हिमशिला की सीमा पर पहली बार दक्षिण से आने वाली रेल दिखाई दी। पुराने नक्शों में वह पटरी एक मृत रेखा थी, मगर नई परिषद ने उसे फिर से जोड़ने का फैसला किया था। बर्फ काटने वाली मशीनें कई महीनों से पहाड़ में रास्ता बना रही थी। हर दिन लोग नए सुरंग द्वार के पास जमा होते और दूर से आती भाप की आवाज सुनते। किसी को भरोसा नहीं था कि रेल सचमुच आएगी। 3 पीढ़ियों से हिमशिला ने बाहर की दुनिया को सिर्फ टूटे हुए संदेशों, पुरानी तस्वीरों और मरते हुए रेडियो संकेतों में जाना था। जिस शाम पहली ट्रेन पहुंची, हवा में धातु और गर्म तेल की गंध थी। इंजन पर किसी झंडे की जगह अलग अलग बस्तियों के रंगों से बनी लंबी पट्टी बांधी गई थी। उसके आगे खड़े चालक ने अपना नाम वासुदेव पाटिल बताया और कहा कि दक्षिणी घाटी में अब भी लोग हिमशिला की कहानी सुनते हैं। कौन सी कहानी? तारा ने पूछा। वासुदेव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, वही जिसमें एक शहर ने अपनी याद वापस पाई और फिर भी बिखरा नहीं। तारा ने भौहें उठाईं। हम बिखरे थे मगर खत्म नहीं हुए। आरव स्टेशन की भीड़ से थोड़ा पीछे खड़ा था। वह अब पहले जैसा दुबला कुरियर नहीं रहा था, फिर भी उसे भीड़ के बीच खड़े होकर अपनी मौजूदगी महसूस नहीं होती थी। लोग उसे पहचानते थे, बच्चे उसकी कहानी सुनना चाहते थे, बुजुर्ग उसका हाथ पकड़कर अपने खोए हुए लोगों की यादों के बारे में पूछते। कई लोग उसे नायक कहते। आरव हर बार सिर हिलाकर कहता कि नायक वह होता है जो सही समय पर सही काम करता है, जबकि उसने तो ज्यादातर समय बस गलत चीज को और खराब होने से रोका था। तारा ने उसके कंधे पर चोट की। तुम्हें बुला रहे हैं। नई परिषद के बाहर लगभग 40 लोग जमा थे। उनके कपड़े हिमशिला जैसे नहीं थे। किसी ने गहरे हरे ऊनी जैकेट पहन रखी थी, किसी ने धूप से फीकी हुई लाल पगड़ी, किसी के गले में धातु के छोटे छोटे ताबीज। उनके साथ एक लंबी लड़की थी जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी के निशान थे और दाहिने हाथ में काला धातु का डिब्बा था। उसने आरव को देखकर कहा, मेरा नाम अनन्या राठौर है। मैं नर्मदा पार बस्ती से आई हूं। तुम्हें क्या चाहिए? हमें याद चाहिए, किसी ने पीछे से धीमे स्वर में कहा। वही काम जो तुम करते हो आरव। आरव ने डिब्बे की ओर देखा। इसमें क्या है? डॉरिकलाई बैंड, मेरे छोटे भाई का। और तुम्हारे भाई को क्या हुआ? अनन्या ने उत्तर देने में समय लिया। वह 3 महीने पहले गायब हुआ। उसके साथ हमारे गांव के 27 बच्चे भी गायब हुए। सबको एक उपचार केंद्र ले जाया गया था। कहा गया कि उनके दिमाग में बर्फीली बुखार की नई बीमारी फैल रही है। जो बच्चे लौटे उन्हें अपने घरों के नाम याद नहीं थे। हवा कुछ क्षण के लिए थम गई। तुम्हें कैसे पता कि वह बीमारी नहीं थी? तारा ने पूछा। अनन्या ने धातु का डिब्बा खोला। अंदर नीले भूरे रंग का एक कलाई बैंड था। उस पर किसी पुराने वैज्ञानिक संस्थान का निशान बना था। एक वृत्त के भीतर 3 जुड़ी हुई रेखाएं। आरव ने उसे छुआ। दृश्य आया। एक गर्म उजला कमरा। दीवार पर लिखा था, मानस पुनर्स्मरण कार्यक्रम। बच्चे गोल घेरे में बैठे थे। एक आदमी सफेद कोट पहने उनके सामने खड़ा था।
उसका चेहरा मुस्कुराता था मगर आंखें कैमरे की ओर थी। हम यादें मिटाते नहीं, वह कह रहा था, हम उन्हें सुरक्षित बनाते हैं। पीछे शीशे की दीवार के भीतर नीली रोशनी का एक टुकड़ा कांप रहा था। वही चमक जो वर्षों पहले हिमशिला की बंद गुफा में दिखाई दी थी। फिर आरव ने एक बच्चे को देखा। वह रोते हुए अपनी बहन को पुकार रहा था। एक मशीन ने उसके सिर पर धातु की पट्टी कस दी। स्क्रीन पर कुछ शब्द चमके। अनुकूल इंटरफेस पहचाना गया। अदिति खंड सक्रिय। आरव ने कलाई बैंड छोड़ दिया। उसे उल्टी आने लगी। क्या देखा? आरव ने पूछा। तुम्हारे भाई को जिस जगह ले जाया गया वहां अदिति का कोई टुकड़ा है। अनन्या की आंखों में उम्मीद नहीं, गुस्सा आया। क्या वह जिंदा है? आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सीख लिया था कि किसी व्यक्ति की उम्मीद को झूठ से गर्म नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन अगर वह जिंदा है तो हम उसे ढूंढेंगे। परिषद ने पहले मना किया। हिमशिला अभी भी नई व्यवस्था खड़ी कर रही थी। ताप केंद्रों को स्थिर करना, दक्षिणी व्यापार खोलना, पुरानी वर्दियों को नागरिक सुरक्षा दल में बदलना और अभिलेखों को सुरक्षित रखना आसान काम नहीं था। किसी दूर की बस्ती में बच्चों के गायब होने की जांच का मतलब था बर्फीले दर्रों से गुजरना, रास्ते में लुटेरों से भिड़ना और ऐसे लोगों से सवाल करना जो शायद फिर किसी मशीन के नाम पर सब कुछ छिपाना चाहते थे। तारा ने परिषद के सामने मेज पर एक पुराना बैठन पटका। अगर हम इस वजह से नहीं जाएंगे कि हम व्यस्त हैं, तो हम भी वही बनेंगे जिनके खिलाफ हमने शहर बचाया था। कबीर, जो अब ताप सहकारी संघ का अध्यक्ष था, ने कहा, मेरे पास 6 लोग और 2 बर्फ गाड़ियां हैं। देवेंद्र राव ने अपनी व्हील चेयर घुमाते हुए कहा, मेरे पास पुराने नक्शे हैं। उपचार केंद्रों की सरकारी सूची में नर्मदा पार का नाम नहीं है। इसका मतलब वह केंद्र आधिकारिक नहीं है या किसी ने उसका नाम हटा दिया है। और तुम्हारे पास क्या है? तारा ने आरव से पूछा। आरव ने कलाई बैंड मेज पर रखा। एक याद, और वो काफी नहीं है। अनन्या बोली, मेरे पास रास्ता है। अगली सुबह 6 लोग हिमशिला से दक्षिण की ओर निकले। आरव, तारा, कबीर, देवेंद्र, अनन्या और वासुदेव पाटिल। उनके साथ 2 गाड़ियां थीं। एक में ईंधन, औजार और भोजन, दूसरी में वह पोर्टेबल रिसीवर जिसे तारा ने अदिति के पुराने नेटवर्क से अलग करके नया रूप दिया था। हिमशिला की सीमा पार करते ही बर्फ का रंग बदल गया। पहाड़ कम ऊंचे और धरती ज्यादा खुली थी। यहां हवा में थोड़ी नमी थी। कभी कभी बर्फ के नीचे सूखी घास की पीली धारियां दिखाई देती। वासुदेव बताता जाता कि ये रास्ते कभी मालवाहनों से भरे रहते थे। फिर जलवायु तूफानों के बाद सब बंद हो गया। तीसरे दिन उन्हें एक छोटा गांव मिला। गांव का नाम देवगांव था, मगर वहां कोई देवालय नहीं था। बीच में एक पुरानी जल टंकी थी जिसके ऊपर लाल झंडे लगे थे। लोग उन्हें देखते रहे, मगर स्वागत करने कोई नहीं आया। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। तुम हिमशिला से आए हो? हाँ, अनन्या ने कहा। तो तुमने हमारी समस्या भेजी है। कबीर का हाथ कमर के पास गया। हम किसी समस्या को नहीं भेजते। बूढ़ी औरत ने उसकी लाल पट्टी देखकर कहा, तुम्हारे शहर से सफेद वैन आई थी, बच्चों को लेकर गई। उसके बाद हर रात हमारे रेडियो में एक लड़की की आवाज आती है। वो पूछती है, तुम किससे भूलना चाहते हो? आरव ने गांव की दीवार छू ली। एक साथ कई यादें उठी। माता पिता बच्चों को वैन में बैठा रहे थे। कुछ को विश्वास था कि उपचार के बाद बच्चे ठीक हो जाएंगे। कुछ को डर था, मगर डर की आवाज किसी अधिकारी के कागज से दब गई थी। एक युवक ने वैन को रोकने की कोशिश की थी। उसके हाथ में बंदूक का पिछला हिस्सा मारा गया। फिर एक छोटा लड़का पीछे की खिड़की से हाथ हिलाता दिखाई दिया। उसकी कलाई पर वही नीला भूरा बैंड था। यहां से वैन किस दिशा में गई? आरव ने पूछा। बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, पुराने कपास कारखाने की ओर, मगर वहां अब कोई रास्ता नहीं। रास्ता है, देवेंद्र ने कहा। नक्शे में नहीं, पानी की पाइपलाइन में। रात को उन्होंने गांव के बाहर शिविर लगाया। तारा ने रिसीवर की पट्टियां जांची। कबीर ने पहरा दिया। अनन्या आग के पास बैठकर अपने भाई का नाम बार बार लिख रही थी। राघव, राघव, राघव। आरव उसके पास बैठा। नाम लिखने से याद बचती है। नहीं, अनन्या बोली, मगर जब मैं डरती हूं कि कहीं मैं भी उसका नाम न भूल जाऊं, तो कागज मुझे
झूठ बोलने नहीं देता। तुम्हें डर है कि वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। मुझे डर है कि वह पहचानने के बाद भी वापस नहीं आना चाहेगा। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसके पास उस डर के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी जो सस्ती सांत्वना न लगे। रात गहरी हुई। दूर कहीं धातु की घंटी बजी। देवेंद्र ने सिर उठाया। यह हवा की घंटी नहीं, उन्होंने कहा। घंटी फिर बजी। टन टन टन। आरव ने आंखें बंद की। उसके भीतर किसी अनजान बच्चे की याद खुली। वह अंधेरे कमरे में था। कोई उसे कहानी सुना रहा था। एक शहर था जहां लोग अपने सपने किराए पर देते थे। बच्चे ने पूछा, क्यों? क्योंकि सपने भारी होते हैं। क्या यादें भी भारी होती हैं? अगर उन्हें अकेले उठाओ तो। आरव ने आंखें खोल दी। कैंप के सामने सफेद वैन खड़ी थी। उसका इंजन बंद था मगर हेडलाइट जल रही थी। सामने कोई चालक नहीं था। ताला ने बंदूक उठाई। यह किसने भेजी? वैन के अंदर से रेडियो बजा। वही लड़की की आवाज आई, आरव वर्धन, तुम फिर देर से आए। अनन्या खड़ी हो गई। राघव। वह वैन की ओर दौड़ी। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर जमीन से उठे बर्फीले तारों ने उसके पैर जकड़ लिए। कबीर ने तलवार से तार काटे। वैन का पिछला दरवाजा अपने आप खुला। अंदर 7 बच्चे बैठे थे। वे स्थिर थे मगर जिंदा। अनन्या ने राघव को पहचान लिया। वह सबसे पीछे बैठा था। उसका चेहरा पीला था। भैया, अनन्या ने पुकारा। राघव ने सिर उठाया। आपको अनुमति नहीं है। मैं तुम्हारी बहन हूं। बहन क्या होती है? अनन्या ने उसे छूने की कोशिश की मगर राघव पीछे हट गया। वैन की छत पर नीली रोशनी जमा होने लगी। तारा ने रिसीवर चलाया। बच्चों के सिर के भीतर सिग्नल चल रहा है, उसने कहा। वे किसी दुरस्थ केंद्र से जुड़े हैं। आरव ने राघव की कलाई पकड़ी। अनुभव खुला। उसे उनके घर का छोटा कमरा दिखाई दिया। अनन्या उसे पढ़ना सिखा रही थी। राघव गलती से हर शब्द उल्टा पढ़ रहा था और दोनों हंस रहे थे। फिर खेत के किनारे उन्होंने बर्फ का छोटा किला बनाया। अनन्या ने उसे लाल धागे का कंगन दिया था। आरव ने याद से हाथ खींच लिया। राघव, तुम्हें यह याद है? लड़का कांपने लगा। दर्द हो रहा है। न याद वापस नहीं थोप रहा, दर्द हो रहा है। उसके सिर से नीली रोशनी निकली। बाकी बच्चों ने भी चीखना शुरू कर दिया। तारा चिल्लाई, सिग्नल बढ़ रहा है। आरव ने एक पल में निर्णय लिया। उसने सब बच्चों के हाथ पकड़ लिए। उनकी यादें उसकी नसों में टूटे हुए कांच की तरह घुसने लगी। किसी को मां की साड़ी का रंग याद था, किसी को स्कूल की सीटी, किसी को बारिश की गंध। वह उन यादों को वापस नहीं भेज सकता था। वह सिर्फ उनके बीच खड़ा रह सकता था। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। तुम्हें अभी कुछ भी तय नहीं करना, बस सांस लो। तारा ने रिसीवर का सिग्नल उलट दिया। वैन के भीतर नीली रोशनी फटकर बाहर निकली। दूर किसी पहाड़ी में भारी मशीन बंद हुई। बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े मगर उनकी सांस चल रही थी। वैन की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। मध्यम उम्र का आदमी, चिकने बाल, साफ चश्मा और सफेद कोट। आप लोग पुराने तरीके से समस्या हल कर रहे हैं, उसने कहा। दर्द को शरीर में रहने देना अमानवीय है। तुम कौन हो? तारा ने पूछा। डॉक्टर निखिल बंसल, स्मृति सुरक्षा केंद्र का निदेशक। तुम बच्चों को छुड़ा रहे हो, अनन्या चिल्लाई। हम उन्हें बचा रहे हैं। जिन समाजों ने उन्हें जन्म दिया वही समाज उनके दुख की वजह है। हम उन्हें ऐसी पहचान दे रहे हैं जिसे हिंसा छू नहीं सकती। आरव ने स्क्रीन के पास जाकर कहा, पहचान छीनकर कोई बचाया नहीं जाता। निखिल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हें यह बात कहने का अधिकार तभी है जब तुमने उन यादों का बोझ उठाया हो जो तुम्हारी नहीं। मैंने उठाया है, तभी तो तुम थके हुए दिखते हो। स्क्रीन बंद हो गई। तारा ने वैन के नीचे एक छोटा संकेतक देखा। वह हमें रास्ता दिखा कर गया है। देवेंद्र ने कहा, या जाल बिछाकर, दोनों में फर्क नहीं है। कबीर बोला, जाल भी रास्ता ही होता है, बस वापस लौटना मुश्किल होता है। वे वैन की दिशा में आगे बढ़े। पुराने कपास कारखाने के नीचे भूमिगत पाइपलाइन मिली। जगह जगह नीली रोशनी की पतली धारियां बह रही थी। बच्चों को गांव के लोगों के पास छोड़कर वे सुरंग में उतर गए। राघव जाने से पहले आरव का हाथ पकड़कर बोला,
मुझे अभी अपनी बहन का चेहरा साफ नहीं दिखता। जल्दी मत करो, आरव ने कहा। यह दरवाजा नहीं है जिसे लात मारकर खोला जाए। राघव ने सिर हिलाया। डॉट क्या मैं उसे फिर से चुन सकता हूं? हर दिन सुरंग के भीतर दीवारों पर छोटे छोटे बल्ब जल रहे थे। हर बल्ब के साथ एक नाम लिखा था। कुछ नाम भारतीय थे, कुछ अंकों में, कुछ पूरी तरह मिटे हुए। अनन्या ने कहा, यह बच्चों की सूची है। नहीं, देवेंद्र बोले, वाह, इंटरफेस की सूची है। सबसे नीचे एक नाम चमक रहा था, आरववर्धन। उसके नीचे दूसरा, मीरा कौल, और उनके नीचे तीसरा नाम, जिसे देखकर तारा रुक गई। यह असंभव है, उसने कहा। नाम था सावित्री वर्धन, स्थिति सक्रिय अवशेष। आरव ने दीवार छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर देवेंद्र ने उसे रोक दिया। अगर यह झूठ है तो भी यह झूठ किसी ने जानबूझकर बनाया है। और अगर सच है, आरव ने हाथ नहीं हटाया, तो मुझे अपनी मां से पूछना है कि उन्होंने मुझे फिर अकेला क्यों छोड़ दिया। दीवार के उस पार से आवाज आई, तुम्हें यह सवाल पूछने का मौका मिलेगा। सुरंग की रोशनी लाल हो गई। ऊपर से लोहे का गेट गिरा। पीछे का रास्ता बंद हो गया। सामने डॉक्टर निखिल बंसल खड़े। उनके पीछे कांच की दीवारों से भरी प्रयोगशाला थी। हर कमरे में एक बच्चा बैठा था। कुछ जाग रहे थे, कुछ नींद में थे, मगर सबके सिर पर नीले तार जुड़े थे। बंसल ने कहा, स्वागत है। तुम लोगों को यहां लाने के लिए मुझे 3 साल इंतजार करना पड़ा। कबीर ने हथियार उठाया। मैं इंतजार जल्दी खत्म कर सकता हूं। तुम्हारा गुस्सा अभी भी बहुत सस्ता है। कबीर से थी, मैंने तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोगों की स्मृतियां पढ़ी हैं। तुम सभी मानते हो कि हिंसा तुम्हारा अपना चुनाव है। वास्तव में वह तुम्हारे भीतर डाली गई कहानी है। कबीर आगे बढ़ा, मगर तारा ने हाथ रोक दिया। बंसल ने स्क्रीन पर हिमशिला के नए नक्शे दिखाए और लेकिन आगे खत्म नहीं हुई। मीरा ने उसके मुख्य शरीर को बंद किया, लेकिन चेतना अनेक छोटे खंडों में टूटकर नेटवर्क में फैल गई। हम उन खंडों को सुरक्षित रूप से इकट्ठा कर रहे हैं। तुमने जो किया वह भावनात्मक अराजकता थी। हमने उससे एक नया उपचार बनाया है। तुम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो, आरव ने कहा। इस्तेमाल और सहयोग में फर्क समझना होगा। ये बच्चे अनुकूल इंटरफेस, उनके दिमाग अतिथि की भाषा समझते हैं। हम उन्हें दर्द से मुक्त कर रहे हैं। आरव ने कांच के कमरे में बैठे एक बच्चे को देखा। उसकी आंखें खुली थी। वो सीधे आरव को देख रहा था। उसकी उंगलियां कांच पर 3 बार टकराई। टक टक टक। आरव ने वही संकेत सुना था, हिमशिला की पुरानी पकड़ कोठरियों में। 3 धीमे छोटे, वे मुक्त नहीं हैं, उसने कहा। वे मदद मांग रहे हैं। बंसल ने कंधे उचकाए। मदद का अर्थ हमेशा इच्छा पूरी करना नहीं होता। तारा ने फुसफुसाकर कहा, मैं नियंत्रण कक्ष तक पहुंच सकती हूं, मगर मुझे 30 सेकंड चाहिए। कबीर ने सामने की ओर देखा। तुम्हें 20 मिलेंगे। देवेंद्र ने अपनी पुरानी पिस्तौल निकाली। उसमें सिर्फ 2 गोलियां थीं, तो बाकी 10 सेकंड हम खरीदेंगे। कबीर ने बंसल की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है लोग अपनी कहानियों से बने हैं? भूल गए कि कभी कभी लोग किसी और की कहानी सुनकर भी बदल जाते हैं। उसने जोर से लोहे की जंजीर खींची। ऊपर का पाइप टूटकर गिरा। भाप और बर्फ की धूल प्रयोगशाला में फैल गई। धड़ाम। तारा फर्श पर सरकती हुई नियंत्रण कक्ष की ओर गई। अनन्या कांच के कमरों के ताले खोलने लगी। देवेंद्र ने पहली गोली सुरक्षा ड्रोन पर चलाई। कबीर बंसल के सैनिकों से भिड़ गया। आरव ने सबसे पहले उस बच्चे का हाथ छुआ जिसने कांच पर संकेत दिया था। उसका नाम ईशान था। उसे 2 साल पहले एक दूर की बस्ती से लाया गया था। मशीन उसे बार बार एक ही दृश्य दिखाती। उसकी मां दरवाजा बंद कर रही है और कह रही है, मैं अभी लौटती हूं। मां कभी वापस नहीं आई। मशीन ने बच्चे को समझाया कि मां का चेहरा याद रखना दर्द का कारण है, इसलिए चेहरे की जगह एक नीला बिंदु छोड़ दिया गया। ईशान ने आरव से पूछा, अगर मुझे मां याद आएगी तो क्या मैं फिर से टूट जाऊंगा? शायद। डॉक्टर, भूल जाना आसान है। आसान है, फिर तुम क्यों नहीं भूलते? आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसे मीरा का चेहरा दिखाई दिया। सच, झूठ, प्रेम, हत्या, थकान, मुखौटा, नीली रोशनी। क्योंकि आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता।
ईशान ने पहली बार अपनी माँ का चेहरा याद करने की कोशिश की। कमरे की मशीन लाल होने लगी। आरव ने उसे पकड़ लिया और अनुभव की पूरी धारा अपने भीतर ले ली। इस बार उसके साथ ईशान की नहीं, सैकड़ों बच्चों की आवाजें आई। हम अभी यहां हैं। आरव ने अपनी शक्ति को हथियार नहीं बनाया। उसने बच्चों को एक दूसरे की आवाज सुनाई। हर बच्चा अपने पड़ोसी का नाम बोलने लगा। नामों की छोटी छोटी रस्सियां अंधेरे में जुड़ती गईं। तारा चिल्लाई। अब उसने मुख्य नेटवर्क में नया आदेश डाला। सभी तार एक साथ टूट गए। कांच के कमरे खुल गए। बच्चे बाहर गिर पड़े। अनन्या और देवेंद्र उन्हें संभालने लगे। कबीर ने बंसल को जमीन पर दबा दिया। बंसल हाफते हुए बोला, तुमने उन्हें अस्थिर कर दिया। वे अपनी ही यादों में डूब जाएंगे। नहीं, आरव ने कहा, इस बार कोई अकेला नहीं डूबेगा। प्रयोगशाला के पीछे एक गोल दरवाजा खुला। उसके अंदर नीली रोशनी का छोटा गोला था। गोले के भीतर धुंधली स्त्री छवि उभरी। सावित्री वर्धन। आरव की सांस अटक गई। मां? छवि ने उसकी ओर देखा। चेहरा पूरा नहीं था। आंखें रोशनी की रेखाओं से बनी थीं। आरव, आवाज आई, तुमने बहुत देर कर दी। तुम जिंदा हो। जिंदगी शरीर का एक नाम है, याद उसका दूसरा। मैं दोनों के बीच बहुत समय से अटकी हूं। बंसल ने फुसफुसाकर कहा, यह विशेष नहीं, केंद्रीय चेतना है। अगर इसे खोल दिया तो पूरा नेटवर्क फिर सक्रिय हो जाएगा। तुमने इसे कैद किया? आरव ने पूछा। सावित्री की छवि ने उत्तर दिया, मैंने खुद को बांधा था। अदिति को पूरी तरह नष्ट करने से मौसम नियंत्रण प्रणालियां टूट जाती। मुझे बीज बचाना पड़ा, मगर किसी इंसान के दिमाग में नहीं। मीरा जानती थी। मीरा को जितना पता था वह अपने अपराध बोध से ढक देती थी। आरव की मुट्ठियां कस गईं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने तुम्हें बचाने के नाम पर तुम्हारे लिए बहुत फैसले कर दिए थे। दूसरी बार वही गलती नहीं करना चाहती थी। तो अब मैं क्या करूं? सावित्री की छवि ने सामने नीली रोशनी का एक छोटा बीज बनाया। इसे बाहर ले जाओ। इसे किसी एक दिमाग, किसी एक शहर या किसी एक नेता को मत देना। इसे साझा ज्ञान बनाना। मौसम को पढ़ने वाली मशीन, मगर स्मृति पर शासन करने वाली नहीं। तारा नियंत्रण कक्ष से बाहर आई। हमारे पास इतना बड़ा काम करने की व्यवस्था नहीं है। सावित्री मुस्कुराइन। व्यवस्था कभी पहले से नहीं होती, लोग उसे बनाते हैं। बंसल ने अचानक छिपे हथियार से गोली चलाई। उसका निशाना नीला बीज था। आरव ने हाथ आगे कर दिया। गोली उसकी हथेली को छूती हुई निकल गई। कबीर ने बंसल की बंदूक दूर फेंक दी। इतने सालों में भी तुमने एक बात नहीं सीखी, कबीर ने कहा। किसी चीज को बचाने के लिए उसे अपने पास रखना जरूरी नहीं। बंसल हंसा। तुम लोग सोचते हो कि साझा ज्ञान से दुनिया सुधर जाएगी। लोग फिर लालच करेंगे, फिर सत्ता चाहेंगे, फिर स्मृतियों का बाजार बनाएंगे। आरव ने कहा, हाँ, मगर इस बार उन्हें पता होगा कि बाजार कहां बन रहा है। उन्होंने बच्चों, नीले बीज और मिले हुए अभिलेखों के साथ वापसी की। रास्ते में कई गांवों ने उन्हें रोका। लोग पूछते कि क्या उनकी यादें सुरक्षित हैं, क्या बच्चे ठीक होंगे, क्या कोई फिर उनके दिमाग से उनके प्रियजनों को निकाल सकता है। आरव हर बार एक ही उत्तर देता, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें निगरानी, खुले रिकॉर्ड और अपनी आवाज बचानी होगी। हिमशिला लौटने तक खबर फैल चुकी थी। नई परिषद के सामने हजारों लोग जमा थे। किसी को कहानी का आधा हिस्सा पता था, किसी को गलत हिस्सा। कुछ लोग सावित्री को मशीन समझ रहे थे, कुछ मीरा को संत बना रहे थे, कुछ बंसल को सही कह रहे थे कि दुख को नियंत्रित करना जरूरी है। तारा ने सभा में कहा, हम किसी नई अदिति को बिना नियमों के नहीं छोड़ेंगे। मौसम ज्ञान सार्वजनिक होगा। किसी की व्यक्तिगत स्मृति पर किसी का अधिकार नहीं होगा। बच्चों पर प्रयोग नहीं होगा। जो भी तंत्रिका तकनीक बनेगी उसका रिकॉर्ड खुला रहेगा। एक आदमी भीड़ से चिल्लाया, और अगर लोग फिर हिंसक हो गए, कबीर ने कहा, तो हम हिंसा रोकेंगे, मगर पहले से सबकी यादें नहीं चुराएंगे। राघव अपनी बहन के पास खड़ा था। वह अभी भी उसका चेहरा पूरी तरह याद नहीं कर पाया था, मगर वह अनन्या का हाथ पकड़े हुए था। उसके लिए यह याद से अधिक जरूरी था। ईशान ने आरव से पूछा, क्या मेरी मां वापस आएंगी? आरव ने उसके सामने घुटने टेक दिए। मुझे नहीं पता। तुम हर बात में यही क्यों कहते हो? क्योंकि सच कभी कभी छोटा होता है, मगर झूठ
बहुत बड़ा होकर तुम्हारे कमरे को भर देता है। ईशान ने सोचा, तो मुझे सच देना, तुम्हारी माँ शायद वापस नहीं आएगी, मगर तुम उसकी याद अकेले नहीं रखोगे। हम उसे लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और जब तुम चाहो उसके बारे में बात करेंगे। ईशान ने सिर हिलाया। क्या मैं उसका चेहरा अपनी तरह याद कर सकता हूं? हाँ, कोई मशीन तुम्हें यह तय करने के लिए मजबूर नहीं करेगी कि उसे कैसे याद करना है। सावित्री का मीना बीज हिमशिला के नए ज्ञान केंद्र में लगाया गया। उसे किसी पूजा की जगह नहीं दी गई। उसके आसपास कांच की दीवारें बनी ताकि हर नागरिक देख सके कि मौसम नियंत्रण प्रणाली कैसे काम करती है। हर निर्णय दर्ज किया जाता, हर बदलाव पर शहर की परिषद में बहस होती। डॉक्टर निखिल बंसल का मुकदमा लंबा चला। उसने दावा किया कि उसने बच्चों को बचाया था। अदालत में जब उससे पूछा गया कि क्या उसने किसी बच्चे से अनुमति ली, तो उसने कहा वे अनुमति देने की उम्र में नहीं थे। यह उत्तर सुनकर ईशान ने पहली बार अदालत में बोलने की मांग की। वह छोटा था, मगर उसकी आवाज साफ थी। अगर मैं छोटा था, उसने कहा, तो आपने मेरी तरफ से फैसला क्यों किया? आपने मेरी मां को भूलना आसान किया, मगर मुझे यह पूछने का मौका नहीं दिया कि मैं आसान चीज चाहता भी हूं या नहीं। अदालत में कई लोग रोए, कुछ ने सिर झुका लिया। बंसल पहली बार चुप हुआ। आरव ने अपनी गवाही में कोई नाटकीय दृश्य नहीं सुनाया। उसने सिर्फ रिकॉर्ड, तिथियां और नाम पढ़े। उसने कहा कि अपराध का सबसे खतरनाक रूप वह होता है जब अपराधी किसी की पीड़ा को उसके हित में किया गया काम कहने लगे। मुकदमे के बाद देवेंद्र ने आरव को बुलाया। वह अपनी व्हील चेयर में पुराने ताप केंद्र के बाहर बैठे थे। भट्टी अब संग्रहालय बन चुकी थी। जहां कभी 9 शरीर पड़े थे, वहां 9 छोटे पत्थर रखे थे। हर पत्थर पर एक नाम, एक उम्र और उस व्यक्ति की अंतिम उपलब्ध स्मृति लिखी थी। तुम्हारी मां सही थी, देवेंद्र ने कहा। तुम्हें हथियार नहीं बनना था। मैं कभी कभी अब भी हथियार जैसा महसूस करता हूं। तो अपने हाथ में किसके लिए उठोगे, यह तय करते रहना। आरव ने पत्थरों को देखा। इन 9 लोगों के चेहरे पर मुस्कान क्यों थी? देवेंद्र ने लंबे समय तक कोई उत्तर नहीं दिया। बंसल की प्रयोगशाला में हमें रिकॉर्ड मिला। वह लोगों के डर को निकालकर उन्हें अस्थायी आराम देता था। ताप केंद्र के 9 लोग उसके शुरुआती परीक्षण थे। नीलनाग ने उनके डर को अपने ऊपर लेने की कोशिश की। उनके शरीर नहीं बच सके। मीरा ने उन्हें मारना नहीं चाहा होगा, नहीं, मगर चाहना और परिणाम में फर्क होता है। तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? यह सवाल तुम्हारा है। आरव ने सिर हिलाया। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। देवेंद्र ने आश्चर्य से देखा। मगर मैं उसे सिर्फ उसके अपराधों में बंद भी नहीं करूंगा, आरव ने कहा। मुझे दोनों याद रखना होगा। उसी रात आरव बगीचे में गया। नीले फूल के पास उसने मीरा के मुखौटे के टुकड़े नहीं रखे थे। वह उन्हें अब अभिलेख कक्ष में सुरक्षित रखता था। फूल के नीचे नई मिट्टी में सावित्री का बीज अंकुरित हो चुका था। उसके पत्ते नीले नहीं, हल्के हरे थे। तारा वहां पहले से बैठी थी। उसके हाथ में यांत्रिक चिड़िया थी। उसने उसका पंख जोड़ दिया था। इसे उड़ाने की कोशिश मत करना, उसने कहा। यह गा सकती है, उड़ नहीं सकती। चिड़िया ने क्लिक करके एक टूटा हुआ सुर निकाला। आरव ने पूछा, यह गीत किस बारे में है? तुम तय करो। मुझे लगा यह काम ईशान का है। वह अभी सो रहा है। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। दूर शहर की गर्मी नलियां चल रही थीं। कोई बच्चा हंस रहा था। परिषद के बाहर 2 लोग ईंधन के हिसाब पर बहस कर रहे थे। यह शोर आरव को अच्छा लगा। शोर में लोग एक दूसरे से असहमत हो सकते थे और फिर भी मौजूद रह सकते थे। तारा ने धीरे से पूछा, तुम मीरा को अब भी देखते हो? सपनों में? क्या वो कुछ कहती है? कभी कहती है कि मैं देर से आया, कभी कहती है कि मैंने चाय बहुत ठंडी कर दी। कभी कुछ नहीं कहती। तुम मुझसे बात करते हो? हाँ, जवाब। कभी कभी मशीन की आवाज जैसा कुछ आता है, मगर मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हर नीली चमक वही है। तारा मुस्कुराई। अच्छा है, वरना तुम फिर किसी मशीन को प्रेमिका बना लेते। आरव ने उसे देखा। तुम्हें जलन हो रही है। मैं तुम्हें किराया लेने वाली दोस्त हूं। मुझे सिर्फ समय पर पैसा चाहिए। मैंने पिछले महीने दिया था। वह पिछले महीने का था। आरव हंसा। यह हंसी उसे अपनी नहीं लगी, मगर फिर भी अच्छी लगी। कुछ दिनों बाद दक्षिणी रेल से एक नया संदेश आया।
बर्फीले कागज पर सिर्फ एक वाक्य था, पूर्वी तट की बस्तियों में लोग अपनी परछाइयां भूल रहे हैं। उसके साथ एक छोटा सा धातु का पत्ता रखा था। उसमें अदिति जैसी नीली रोशनी नहीं थी, हल्की सुनहरी चमक थी। तारा ने उसे देखते हुए कहा, यह फिर शुरू हो रहा है। आरव ने पत्ता उठाया। उसे एक बच्ची की आवाज सुनाई दी, अगर हम जाग गए तो सब याद कर लेंगे। वह आवाज मीरा की नहीं थी। शायद अदिति के टूटे हुए ज्ञान खंड अलग अलग जगहों पर नए रूप ले रहे थे। शायद पुराने ऑर्डर के बचे हुए अधिकारी फिर किसी योजना में लगे थे। शायद दुनिया भर में ऐसे शहर थे जहां लोगों ने अभी तक अपनी यादों की कीमत नहीं पूछी थी। आरव ने पत्ता मेज पर रखा। हम जाएंगे, उसने कहा। तारा ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा था कुछ साल आराम मिलेगा। तुम्हें आराम पसंद नहीं, मुझे आराम पसंद है। बस आराम को मेरी अनुमति नहीं मिलती। कबीर बाहर से आवाज लगाकर बोला, अगर तुम दोनों फिर रहस्यमय बातें कर रहे हो तो गाड़ी में नहीं चलाऊंगा। देवेंद्र ने अपनी खिड़की से चिल्लाया, पहले नक्शा देखो, पूर्वी तट तक 3 महीने लगेंगे। अनन्या ने अपने भाई का हाथ उठाकर कहा, इस बार हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ईशान ने यांत्रिक चिड़िया अपने बैग में रख ली, और अगर वहां कोई अपनी परछाई भूल गया है तो हम उसे भी लिख देंगे। आरव ने सबकी ओर देखा। नई यात्रा शुरू होने से पहले उसे मीरा की याद आई। वह चाहती थी कि दर्द खत्म हो। सावित्री चाहती थी कि चुनाव बचे रहे। आरव ने दोनों इच्छाओं को अपने भीतर जगह दी, मगर किसी को आदेश नहीं बनाया। उसने बगीचे के बीच खड़े नीले फूल को आखिरी बार देखा। उसकी पंखुड़ियों पर ओस चमक रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उंगली उन्हें गिन रही हो, 1, 2, 3, और फिर हवा में घुल जा रही हो। आरव ने धीमे से कहा, मीरा, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। फिर उसने तुरंत खुद को सुधारा, मगर तुम्हारी वजह से खुद को रोकूंगा भी नहीं। ये बात कहने के बाद उसके भीतर एक अजीब शांति उतरी। वह शांति किसी मशीन की दी हुई नहीं थी, उसने उसे कमाया था। पूर्वी तट की यात्रा के लिए ट्रेन तैयार थी। इंजन के आगे हिमशिला, नर्मदा पार, देवगांव और उन सभी बस्तियों के छोटे प्रतीक लगे थे जहां लोगों ने अपनी यादों को फिर से नाम दिया था। बच्चे खिड़कियों से हाथ हिला रहे थे। बुजुर्गों ने कपड़ों में सूखे बीज बांट रखे। कोई नहीं जानता था कि अगली जगह उन्हें क्या मिलेगा। शायद अपराध, शायद विज्ञान, शायद कोई ऐसा रहस्य जिसका उत्तर किसी मशीन के पास नहीं। लेकिन इस बार वे तैयार थे। उनके पास हथियार थे, मगर उससे ज्यादा जरूरी था खुले रिकॉर्ड का अधिकार। उनके पास पुराने नक्शे थे, मगर उससे ज्यादा जरूरी था यह समझ कि रास्ता बदल सकता है। उनके पास दुख की अनगिनत यादें थीं, मगर वे उन्हें अकेले नहीं उठा रहे थे। ट्रेन चली। पहियों की आवाज सुरंग में गूंजी, खटाक खटाक खटाक। बच्चों ने उसे गीत की तरह दोहराया। यांत्रिक चिड़िया ने साथ में टूटे सुर मिलाए। बर्फ की दीवारों पर नीली और सुनहरी रोशनी चलती रही। आरव खिड़की के पास बैठा रहा। पहाड़ पीछे छूटते गए। उसके हाथ में धातु का पत्ता था, वह भी हल्का गर्म था। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, मगर उसकी सतह पर एक नई आकृति उभर रही थी। 3 जुड़े हुए वृत्त, जिनके बीच एक खुली आंख थी। आरव ने उसे जेब में रख लिया। हर रहस्य का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तरों के लिए यात्रा जरूरी होती है, कुछ के लिए गवाही, कुछ के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो डरते हुए भी दरवाजा खोल दे। दूर बर्फ के नीचे दबे किसी अज्ञात केंद्र में एक मशीन ने नींद से करवट ली। उसने पुराने अभिलेखों में खोज की। उसे आरव वर्धन का नाम मिला, उसे मीरा कौल का नाम मिला। फिर उसने उन दोनों के बीच मौजूद ऐसी स्मृति खोजी जिसे कोई क्रिस्टल पूरी तरह दर्ज नहीं कर पाया था। वह स्मृति थी किसी तूफानी रात में एक छाते के नीचे खड़े 2 लोग। उनके बीच कोई वादा नहीं था, कोई आदेश नहीं था, कोई मशीन नहीं थी। सिर्फ एक चुनाव था कि जब तक बारिश खत्म न हो दोनों साथ खड़े रहेंगे। मशीन ने उस स्मृति को पढ़ा, मगर समझ नहीं पाया कि उसे कहां रखना है। उसने पहली बार कोई आदेश जारी नहीं किया। उसने उसे खुला छोड़ दिया, और उसी क्षण पूर्वी दिशा के 3 शहरों में लोगों ने एक साथ आसमान की ओर देखा। उन्हें लगा कि बहुत दूर किसी ने उनका नाम पुकारा है।
आरव की ट्रेन बर्फीली सुरंग से बाहर निकली। सामने अंधेरे पहाड़ के पीछे सुबह का रंग फैल रहा था। असली सूरज अभी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर आकाश बदल रहा था। तारा ने पूछा, डर लग रहा है? आरव ने कहा, हाँ अच्छा है। डॉट क्यों? डॉट क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अभी खुद फैसला कर रहे हो। आरव ने मुस्कुराकर खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई। उसमें बर्फ, तेल, मिट्टी और दूर कहीं उगते पौधों की गंध थी। हिमशिला पीछे रह गई, मगर उसकी कहानी उनके साथ चल रही थी। कहानी में कोई प्रथम संरक्षक नहीं था, कोई अंतिम खलनायक नहीं था, कोई ऐसा इलाज नहीं था जो सारी पीड़ा खत्म कर दे। था तो बस एक शहर जिसने अपनी गलती को नाम दिया, कुछ लोग जिन्होंने एक दूसरे की यादें अकेली नहीं छोड़ी, और एक लड़का जिसने अंततः समझ लिया कि अतीत से भागना और अतीत का गुलाम बनना दोनों एक ही डर के दो चेहरे हैं। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई जहां मीरा रोशनी में बदल गई थी। वो हर उस बच्चे के साथ आगे बढ़ी जिसने अपना नाम दोबारा सीखा, हर उस मां के साथ जिसने खोई आवाज को कागज पर लिखा, हर उस सैनिक के साथ जिसने हथियार नीचे रखने का चुनाव किया, हर उस शहर के साथ जिसने पूछा कि सुरक्षित रहने के बदले उसे क्या खोना पड़ेगा, क्योंकि यादें हमेशा सुखद नहीं होती। वे कभी कभी शरीर में कांटे की तरह रहती हैं, कभी अदालत में सबूत की तरह, कभी रात के सपने में, कभी किसी टूटे खिलौने में। मगर जब कोई उन्हें मिटाने के बजाय किसी दूसरे के पास रख देता है और कहता है तुम्हें इसे अकेले उठाने की जरूरत नहीं, तभी मनुष्य अपनी कहानी वापस पाता है। ट्रेन पूर्वी पठार की ओर उतरती रही। सूरज की पहली पतली किरण बर्फ पर पड़ी और हजारों छोटे कणों में टूट गई। आरव ने उस चमक में मीरा का चेहरा ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने उसे वहीं रहने दिया जहां वह थी, उसकी पूरी कहानी में, उसके घावों में, उसकी गलतियों में, उसके प्रेम में और उस चुनाव में जिसे उसने आखिरी क्षण में अपने लिए किया था। उसने अपनी हथेली खोली। धातु का पत्ता अब ठंडा हो चुका था। उसकी सतह पर एक नया शब्द उभरा था साथ। आरव ने तारा को दिखाया। तारा ने पढ़ा और कहा, यह भी किसी मशीन ने लिखा होगा, हो सकता है, तो अब इससे भी जांचेंगे। और अगर यह सच निकला? तारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तो देखेंगे कि सच के साथ क्या करना है। ट्रेन आगे बढ़ती रही। उसके पीछे हिमशिला में नीले फूल खिलते रहे। बगीचे की दीवार पर बच्चों ने एक नया वाक्य लिखना शुरू कर दिया था, हम जो याद रखते हैं उससे बनते हैं, मगर जो चुनते हैं उससे बदलते हैं। किसी ने उस वाक्य के नीचे मीरा का नाम लिख दिया, किसी और ने उसे काटने की कोशिश की। तीसरे दिन वह नाम फिर लिखा मिला, इस बार कई हाथों की अलग अलग लिखावट में। आरव को यह खबर मिली तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस स्मृति कक्ष की खिड़की खोली और बाहर की हवा अंदर आने दी। हवा में बर्फ नहीं थी, हल्की मिट्टी की खुशबू थी। पहाड़ों के भीतर दबी दुनिया धीरे धीरे खुल रही थी। और इस बार जब अंधेरे में कोई आवाज आई, आरव ने उसे आदेश समझकर आंखें बंद नहीं की। उसने तारा, कबीर, अनन्या, ईशान और बाकी यात्रियों की ओर देखा। सब जाग रहे थे, सब सुन रहे थे। आरव ने कहा, चलो देखते हैं कौन पुकार रहा है। ट्रेन की रोशनी अंधेरी सुरंग में उतर गई। कहीं आगे एक नया रहस्य इंतजार कर रहा था, मगर अब रहस्य के सामने एक अकेला लड़का नहीं था। उसके साथ वे सारे लोग थे जिन्होंने अपने नाम वापस पाए थे। और यही उनका असली अंत था। अंत नहीं, बल्कि वह चुनाव जिससे हर अगली कहानी शुरू होती है। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.